शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम चिंटापाक डमडम। दोस्तों, आज हम 6B शुरू करेंगे और शायद से ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, ख़त्म ही कर देंगे ना भाई, कुछ टेंशन ही नहीं है। इसमें सिर्फ दो बातें आती है, एक है ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर एंड दूसरा है कारों का रिपोर्टिंग। क्या है समझते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई घाई नहीं है, कोई भानगड़ नहीं है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में ना देखो, तुम्हारे कंपनीज एक्ट में कुछ तो सेक्शन है 141 से 147 तक, कुछ तो रहेंगे जो ऑडिटर को दिए है, स्पेशल ऑडिटर को दिए है, जिसमें सिर्फ ऑडिटर की बातें होती है। उसमें से एक सेक्शन 143 नंबर तो तुमको बचपन से याद रहेगा। तो 143 नंबर का जो सेक्शन है ना, वो दिया है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में 143 सेक्शन में बोला है कि ऑडिटर, तेरे कुछ कुछ ड्यूटीज़ है, इसको तुझे करना ही करना पड़ेगा, इसको तुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ें तेरे को करनी पड़ेंगी। कौन सी ड्यूटीज़ है? देखो, सेक्शन 143 में कुछ ड्यूटी दिए है, बहुत सारे ड्यूटीज़ दिए हैं, लेकिन हमको सारे देखने हैं क्या? नहीं दोस्तों, इसमें से सिर्फ तीन क्वेश्चन बनेंगे, तीन क्वेश्चन। कौन से? देखो, एक तो इंक्वायरी ऑन सर्टन मैटर्स। तो ऑडिटर का ड्यूटी है कि कुछ मैटर के ऊपर वो इंक्वायरी करे। दूसरा है ऑडिटर का ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। तो ये यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तुमको कुछ कुछ चीज़ें तुमको ऐड करनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट में। तो कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट करने का ड्यूटी है। एंड दूसरा है रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। तो फ्रॉड के ऊपर रिपोर्ट करने का ड्यूटी है। तो तीन ड्यूटी है, जिसमें से एक तो इंक्वायरी करनी है तुमको, एंड दूसरे दो है जिसमें एक तुम्हारी कुछ बातों के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है, एंड फ्रॉड के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है। बाकी सब तो कुछ फालतूगिरी है, बाकी कुछ का टेंशन ही मत ले लो, तुम छोड़ दो। ठीक है, तो तीन मेजर क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो इसमें हम एक तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर देखेंगे एंड दूसरा कारो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंपनीज एक्ट वाला सेक्शन है एंड दूसरा कारो का सेक्शन है। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो रिपोर्टिंग वगैरह होता है, कंपनीज एक्ट में ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वाला सेक्शन है, इसको हम एक कंसेप्ट में डिवाइड करेंगे, एंड कारो के लिए हम उसको दूसरे कंसेप्ट में डिवाइड करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, एक चीज़ समझानी है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, चीज़ क्या है समझो। क्योंकि आगे जाके ना तुमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बोलता हूँ अभी के अभी शुरू में ही उसको कन्फ्यूजन को हटा देते, ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे बैलेंस शीट में ना तुमने देखा रहेगा, लोन्स होते हैं। ठीक है, लोन्स होते हैं, एडवांसेस होते हैं। ठीक है, लोन्स एडवांसेस होते हैं, फिर डिपॉजिट्स होते हैं, और क्या होता है, गारंटीज होते हैं, और क्या होता है, सिक्योरिटीज होते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती है। मैं क्या बोलता हूँ, और भी कुछ हो सकता है, अभी के लिए इतने इतनी चीज़ें समझते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, इसको एक बार समझे क्या कि इन सब में फ़र्क क्या है, ये सब चीज़ें कैसी है। जैसे कि लोन है तुम्हारा, ठीक है, लोन्स जो है ना, सिंपल सी बात क्या है, लोन्स मतलब क्या, तुम्हारा फाइनेंसिंग वाला पार्ट आ जाता है। या तो तुम किसी से पैसे लेते हो या फिर किसी को पैसे देते हो। तुम जिसको पैसे देते हो वो तुमको बाद में वापस करेगा, तुम जिससे पैसे लेते हो तुम उसको बाद में वापस करोगे, या तो इंस्टॉलमेंट में करोगे या फिर एक टाइम में ही करोगे। तो ये क्या है, तुम्हारा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, तुमको पैसों की नीड है, या फिर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम किसी और को नीड है तो तुम लोन देते हो या फिर लोन लेते हो। जैसे कि तुमको क्या, हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तुमको घर खरीदने के लिए तुम बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हो, तो तुमको ज़रूरत है पैसों की, तो तुम क्या करते हो, लोन लेते हो। तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करते हो बैंक के साथ कि भाई मैं तेरे को ये इंस्टॉलमेंट में तेरे पैसे चुका दूंगा, तो मेरे को अभी के लिए फॉर टाइम बिंग मुझे क्या कर, मेरे पैसे की नीड को सेटिस्फाई कर, पैसे की नीड को सेटिस्फाई कर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुमको पैसा देगा, बाद में उसके अगेंस्ट कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये क्या है, ये सिंपल सा टर्म है लोन, ये तो तुमको पता रहेगा, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब एडवांसेस क्या होते हैं? देखो, एडवांसेस दो टाइप के होते हैं। एडवांसेस दो टाइप के होते हैं, इसको समझो। ये एक होता है इन नेचर ऑफ लोन्स, एंड दूसरे होते हैं इन नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब सिंपल सी बात है, एडवांसेस है ना, एक टाइप के एडवांसेस ऐसे होते हैं जो लोन के जैसे होते हैं, बट बस वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं, देख भाई मुझे ना इसे टेम्पररी कुछ ज़रूरत है पैसों की, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या कर, तू मुझे कुछ एडवांस भेज दें, जैसे ही मेरा काम हो जाता है मैं तेरे को
ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये जो टर्म है ना, जो लोन्स ये जो एडवांसेस है ना, जो एक लोन के जैसे ही होते, बट वो शॉर्ट टर्म होते, तो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है जिसमें हम उसको पैसे भेज देते हैं, वो वापस में रिपे कर देगा। तो एडवांसेस एक होते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स, दूसरे एडवांसेस होते हैं तुम्हारे इन नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये कौन से होते हैं ये तुमको पता रहेंगे। कैसे? जैसे कि अभी सपोज मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है, तो मैं टेबल बनाने के लिए कारपेंटर को फ़ोन कर दिया। कारपेंटर आ गया, मैं बोला देख भाई मुझे ऐसा ऐसा टेबल बनाने का है, तो बता कितना कॉस्ट होगा। उसने बताया ठीक है मुझे 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे। बोला ठीक है, तो 15,000 रुपये का टेबल बनाने के लिए मैं बोला ठीक है भाई बना ले, फिर जा टेबल लेकर आ, मैं पैसा देता हूँ तेरे को। बोलता है नहीं यार, मैं यार देख, बोलता कि मैं छोटा मोटा इंसान हूँ, मेरे पास अभी वो टेबल बनाना है, तो मुझे ना वो प्लाई खरीदना पड़ेगा, उसके ऊपर लैमिनेट होता है, वो सब चीज़ें होती है, तो मुझे खरीदनी पड़ेंगी। अब मेरे पास उतना कैपिटल है नहीं है, तो काम करना मुझे, तो 15,000 रुपये देने वाला था ना, तो मुझे 15,000 रुपये देने वाला था ना टेबल, जब मैं दूंगा तब बना के, तो एक काम करना, तो अभी मुझे 7,500 रुपये दे दे, ताकि मैं उसका मटेरियल वगैरह लाता हूँ और टेबल बनाता हूँ, और जब मैं पूरा टेबल बना के तेरे पास आ जाऊँगा तो बचे हुए 7,500 रुपये दे। समझे क्या? तो ये जो 7,500 रुपये हमने पहले दिए ना, वो बोलता है वो क्या कर, तू एडवांस दे देना भाई, एडवांस दे दे, मतलब पहले पहले पैसे दे दे, कुछ पहले कुछ एडवांस दे दे। ठीक है, ये तो तुमको पता रहेगा कि गुड्स में सामने वाले को देखो, जनरली कैसे होता है पता है क्या? बिजनेस के लिए ना सामने वाला खुद का पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करेगा, वो मटेरियल लाने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा तो पैसा चाहिए ना। इससे दो चीज़ होती है, एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई तेरा जो परचेस है ना, वो जो ट्रांजैक्शन है ना, वो फिक्स हो चुका है, कुछ पैसे तो आ गए हैं, इसका मतलब सामने वाला पार्टी बदल भी जाता है ना, तो कुछ तो तेरे पास पैसे तो आ चुके हैं, तो जो मटेरियल वगैरह तूने खरीदा है ना, उसका कुछ टेंशन नहीं है, तो वो तेरे पास पड़ा रहेगा, तो सामने वाला पार्टी वगैरह किधर जाएगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो जनरली मार्केट में ये चलता है, एक तो एडवांसेस है, एक तो लोन की तरह होते हैं, जिसका गुड्स सर्विसेज से कुछ संबंध नहीं है, वो सिर्फ हम फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको एडवांसेस बोलते हैं। तो एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा जी, फिर डिपॉजिट नाम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो डिपॉजिट्स नाम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो डिपॉजिट्स तुमको एक तो पता है, कौन से पता है? जैसे कि टाइम डिपॉजिट्स या फिर डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंक वगैरह में तुम क्या करते हो, जाके डिपॉजिट लेते हो। ठीक है, तुम या तो सेविंग अकाउंट में पैसे रख देते हो, तो उसको जब चाहे उसको निकाल सकते हो, तो वो डिमांड डिपॉजिट है। एफडी वगैरह करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो उसको स्पेसिफिक टर्म के लिए तुम बैंक में जाके रख देते हो, तो तुम्हारे टाइम डिपॉजिट होते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम कौन से बारे में बात करते हैं? दूसरे कुछ डिपॉजिट होते हैं क्या? दूसरे बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि है ना, एक होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स माने क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट माने ऐसा समझो कि तुम अगर रूम पे रहने के लिए तुमने रूम रेंट पे ले लिया, ठीक है। अभी जिस बंदे का तुमने रूम रेंट पे लिया है ना, उस बंदे को तुमको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, कुछ एडवांस में एक मोटा रकम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक आध महीने का रेंट पे ना करो तो क्या करेगा, वो डिपॉजिट में से वो रेंट वो काट लेगा, ठीक है। या फिर तुम क्या करो, उसका रूम का कुछ तो डैमेज कर दो, तुमने कुछ तो दंगा मस्ती में कुछ तो फोड़ तोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो डिपॉजिट्स में से पैसों को कम कर देगा। मतलब उसके पास एक सिक्योरिटी रह जाता है, excuse me, उसके पास एक सिक्योरिटी रह जाता है, पैसे रह जाते हैं कि अगर बाद में रूम में अगर ये कुछ तोड़ फोड़ देता है, तो मैं मेरे पास कुछ पैसे है, इसमें से मैं काट दूंगा। अगर ये एकदम निकल जाता है, छोड़ के जाता है, तो भी मेरे पास वो महीने का रेंट वगैरह है डिपॉजिट में। तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जैसे कि तुम्हारा लाइट बिल वगैरह है ना, तो लाइट बिल के लिए भी तुमको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से डिपॉजिट होते हैं? एक होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह ये क्या है, देखो कंपनी है ना, कभी कभी है ना मार्केट से सीधा पैसा उठाती है, लेकिन ये पैसा अगर तुमने आईपीओ तो पता रहेगा तुमको, वो तो इक्विटी के लिए उठाती है, लेकिन अगर वो एज अ लोन के टर्म्स पे उठाती है, तो वो क्या है, तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट से, मतलब पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाओ कि ये मार्केट में से पैसा उठाती है, लोगों से पैसा उठाती है, ठीक है। ये पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट्स
मैं तुमको आगे जाके समझेगा। निधि कंपनी वगैरह जो है ना वो क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स उठाती है। तो इतने डिपॉजिट्स वाले पार्ट होते हैं जिसमें से तुमको ध्यान में सिर्फ क्या रखना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पोर्शन होगा एंड पब्लिक डिपॉजिट वाला, ठीक है। फिर गारंटीज क्या होती है, ठीक है। गारंटीज क्या होती है, देखो डिपॉजिट्स अलग कंसेप्ट है, सिक्योरिटी अलग कंसेप्ट है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अलग कंसेप्ट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिक्योरिटीज अलग है, क्या है देखते हैं, ठीक है। तो गारंटी में क्या होता है, तुम क्या करते हो, मेरा वचन ही है शासन। तुम वचन देते हो किसी को कि भाई साहब उसने अगर गड़बड़ कर दी है ना तो तू मेरे पास आ, मेरी गारंटी है, मैं तेरे को वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हो, तुम वचन देते हो कि भाई साहब कुछ भी अगर हो जाता है तो मैं हूँ, तू टेंशन क्यों लेता हो, तू टेंशन क्यों लेता है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरा जो भी है सब रिपे कर दूंगा। अगर उसने नहीं रिपे किया, अगर उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया, उसने कुछ गड़बड़ किया तो मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। तो एक गारंटी देते हो, ठीक है। वचन देते हो तुम, गारंटी देते हो कि भाई साहब ये चीज़ है, तू मेरे पास आ सकता है। ये वाला कंसेप्ट है गारंटी का। सिक्योरिटीज़ का कंसेप्ट क्या है, सिक्योरिटीज़ का कंसेप्ट क्या है, देखो सिक्योरिटीज़ है ना, इसको ऐसा समझो कि तुमको क्या करना है, अभी तुमको लोन लेने का है बैंक से, तुम एज अ कंपनी हो, तुमको बैंक से लोन लेने का है। तो बैंक जो है ना तुमको लोन कभी देगा, जब उस तुम्हारा कुछ एसेट गिरवी होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एसेट को क्या करेगा, बैंक अपने पास ले लेगा, अपने नाम पे ले लेगा और फिर ही तुमको लोन देगा। तो ये तो बैंक के हिसाब से हुआ। जब तुम कंपनी के हिसाब से देखते हो ना, तो कंपनी क्या करता है, अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने जो एसेट है ना उसको सिक्योरिटी में प्लेज वगैरह करता है। तो वो सिक्योरिटीज़ का वो वाला कंसेप्ट होता है कि वो तुम कुछ सिक्योरिटीज़ पे देते हो, तुम कुछ सिक्योरिटीज़ पे देते हो, ठीक है। समझ में आया, तुम बिल्डिंग को तुमने क्या किया, सिक्योरिटीज़ में तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब क्या, उसको तुम अभी सेल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बैंक के सिक्योरिटीज़ में गया है, ठीक है। ये कंसेप्ट आती है। तो ये मोटा मोटी इतने इतने बेसिक बेसिक लेवल पे कंसेप्ट थे। ये मुझे लगा कि आपको एक बार समझाना चाहिए ताकि आगे जाके कुछ कुछ टर्म्स आ जाएंगे तो तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब जाते हो वापस, अब हम कहाँ पे थे, हम स्टार्ट ही कर रहे क्या, अब हम स्टार्ट करें क्या, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर 143 हमको ड्यूटीज कुछ कुछ करने हैं। इसमें से मैंने बोला 3 ड्यूटी है तुम्हारे इंपॉर्टेंट। एक इंक्वायरी है, कुछ चीज़ों के ऊपर तुमको इंक्वायरी करनी है। दूसरा है कुछ चीज़ों के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट करना है कहाँ पे बोला है, किसने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि इन मैटर के ऊपर तुम रिपोर्ट कर दो। तीसरी चीज़ है फ्रॉड के ऊपर रिपोर्ट कर दो। अच्छा जी, अच्छा जी, एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑन सर्टन मैटर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम रिपोर्टिंग का चैप्टर देख रहे हैं लेकिन ये पॉइंट जो है ना ये इंक्वायरी का है। मतलब आपने कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ पूछताछ करनी है, पूछताछ करनी है। कौन सी चीज़ों के ऊपर पूछताछ करनी है, पहले पॉइंट देखते हैं। एक तो तुमने लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर पूछताछ करनी है। अभी तुमको पता है लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन्स एंड एडवांसेस अगर मैं पॉइंट एक साथ बोल देता हूँ तो यहाँ पे आपने समझना है कि ये जो एडवांसेस है ना ये इन नेचर ऑफ लोन्स रहेंगे ज़्यादातर बार, ठीक है। जनरली ऐसा ही होगा कि लोन्स जो है ना इन लोन्स एंड एडवांसेस अगर मैं बोलता हूँ तो एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स वाला एडवांसेस रहेंगे क्योंकि साथ में टर्म यूज़ किया है। तो लोन्स एंड एडवांसेस है, इसके ऊपर तुमने क्या करना है, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर तुमने कुछ पूछताछ करनी है। अच्छा जी, दूसरा है तुमने शेयर्स वगैरह जो है ना, शेयर्स वगैरह के लिए तुमने कुछ कुछ पूछताछ करनी है। अच्छा जी, फिर तीसरे 2 चीज़ें आती है। एक तो तुमने करना है पूछताछ, एक तो तुमने पूछताछ करनी है कि भाई साहब पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना इसके ऊपर तुमने कुछ कुछ पूछताछ करनी है। पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एक है तुम्हारे बुक एंट्रीज। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। सबसे पहले समझते कि लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन्स एंड एडवांसेस में तुमने पूछताछ किसके बारे में करनी है, तो यहाँ पे तुमने पूछताछ करनी है यस पी डी के बारे में। यस पी डी के बारे में, यस क्या है तुम्हारा, देखो लोन्स एंड एडवांसेस जो है ना वो सिक्योर है क्या, सिक्योर है क्या, सिक्योर है क्या। अच्छा जी, इसके जो टर्म्स है, टर्म्स वो प्री जुडिशियल है क्या, प्री जुडिशियल है क्या, प्री जुडिशियल।
प्री जुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट या फिर मेंबर्स इंटरेस्ट। नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा जी, कुछ नहीं समझा, टेंशन मत ले लो। एक नया टर्म तुमको समझ में आता रहेगा यहाँ पे, प्री जुडिशियल, ठीक है। प्री जुडिशियल माने क्या? प्री जुडिशियल मतलब क्या कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ये धोखादायक है, हार्मफुल है, इंजरी कर सकता है, तो कंपनी के हित में नहीं है। तो क्या लोन्स एंड एडवांसेस के कुछ टर्म्स है क्या ऐसे जो कंपनी के लिए धोखादायक है, कंपनी को डैमेजेस पहुंचा सकते हैं, कंपनी के लिए हार्मफुल है एंड किसी और के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फिर अगर तुमको हार्मफुल है, अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो किसी और का प्रॉफिट हो रहा है, तो तुमको देखना है कि क्या क्या वो जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो प्री जुडिशियल है क्या कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। एंड फिर डी से आता है डिपॉजिट्स, तो तुमको देखना है क्या लोन्स एंड एडवांसेस को मिसक्लासिफाई किया है क्या, मिसक्लासिफाई किया है क्या, मिसक्लासिफाइड एज डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा लोन्स एंड एडवांसेस है, अभी हमने देखा डिपॉजिट्स भी क्या है। अब तुमको समझेगा, देखो एक एक पॉइंट के लिए इतना डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। आगे भी आएगा वो, आगे भी आएगा वो। तो मिसक्लासिफाइड एज डिपॉजिट्स मतलब लोन्स एंड एडवांसेस जो तुमने लिए थे, तुमने दिए रहेंगे जो भी है, तो लोन्स एंड एडवांसेस को क्या तुमने डिपॉजिट की तरह तो ट्रीट नहीं किया, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस तुमने दिए हैं लेकिन तुमने उसको बोला है कि तुमने डिपॉजिट्स दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोन्स एंड एडवांसेस को तुमने डिपॉजिट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ये बात आती है तुमको लोन्स एंड एडवांसेस में तुमको तीन चीज़ें देखनी है, वैसे तो ये दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। एक तो तुमको देखना है लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर है एंड वो उसके टर्म्स जो है ना प्री जुडिशियल नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। एंड दूसरा है तुमको देखना है सिर्फ मिस क्लासिफाइड है क्या एज अ डिपॉजिट, ठीक है भाई साहब। शेयर्स के लिए तुमने दो चीज़ें फिर से देखनी है, कौन सी दो चीज़ें भाई साहब, अभी ये इधर कौन सी दो चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है, तुमको देखना है कि शेयर क्या आपने लॉस पे सेल किया है क्या, शेयर्स जो आपके एसेट में है वो आपने लॉस पे सेल किए है क्या। एंड दूसरी चीज़ अगर आती है, अगर तुमने कैश पे शेयर का ट्रांजैक्शन किया है ना तो कैश आया है क्या। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट में है, तुम्हारे जो एसेट साइड में शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तुमने जो परचेस प्राइस है ना, जो तुम्हारा परचेस प्राइस है ना, परचेस प्राइस उससे कम में नहीं सेल किया है, ठीक है। उससे कम में, क्या हो रहा है यार आज, समझ नहीं आया। परचेस प्राइस है ना उससे कम में तुमने सेल नहीं किया है, उससे कम में तुमने सेल नहीं किया है मतलब लॉस पे नहीं बेचा है, सिंपल सी बात है। एंड दूसरा, अगर तुमने शेयर का अलॉटमेंट किया है ना, शेयर अलॉटमेंट किया है, वो कैश बेसिस पे किया है, कैश बेसिस पे किया है, तो तुमको पूछना पड़ेगा क्या उसका कैश आया है क्या, क्या उसका कैश रिसीव्ड है क्या, क्या उसका कैश रिसीव हुआ है क्या, तुमको सिंपल सी बात है। फिर तुमने देखना है कि पर्सनल एक्सपेंसेस, क्या कुछ ऐसे है क्या पर्सनल एक्सपेंसेस जो तुमने चार्ज किए हैं किसके, रेवेन्यू अकाउंट को, रेवेन्यू अकाउंट को। सर रेवेन्यू अकाउंट को कौन चार्ज करेगा पर्सनल एक्सपेंस, भाई ये रेवेन्यू अकाउंट तुम्हारा टर्नओवर का अकाउंट नहीं है, ये रेवेन्यू अकाउंट रेवेन्यू नेचर के अकाउंट है, मतलब तुम्हारे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे कि तुम्हारे एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू अकाउंट बोल रहा है ना, उसका कहने का मतलब है, इमोशन को समझो, भावनाओं को समझो, कहने का मतलब है भाई कि तुम्हारे जो एक्सपेंडिचर है ना बिजनेस के, उसमें तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं आने चाहिए, तो तुमने देख के वो आए हैं क्या, उसके लिए तुम क्या कर, इंक्वायरी कर ले। एंड बुक एंट्रीज कुछ ऐसे है क्या जो फिर प्री जुडिशियल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, तो बुक एंट्रीज है कुछ ऐसे, हमने देखा था 240 में फिक्टिशियस जर्नल एंट्री है, ऐसे ही कुछ बुक एंट्री है क्या जो तुमको तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुमने कुछ तो बुक में एडजस्टमेंट की है, तुमने इंटरेस्ट से कुछ तो एडजस्ट किया है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये बात आती है, ये सिंपल सी बातों के लिए तुमको इंक्वायरी करनी है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस के लिए एसपीडी सिक्योर है, प्रीजुडिशियल है क्या, देखो डी से डिपॉजिट को, लोन्स एंड एडवांसेस को मिसक्लासिफाई किया है क्या एज अ डिपॉजिट्स। फिर शेयर्स, शेयर्स क्या लॉस पे बेचे है क्या, एंड कैश, कैश पे अगर तुमने अलॉट किए हैं तो कैश रिसीव हुआ है क्या। एंड पर्सनल एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू अकाउंट को तुमने चार्ज नहीं किए हैं, एंड बुक एंट्रीज के लिए तुमने इंक्वायरी करनी है। नोट्स में आए क्या दोस्तों, नोट्स में आके देखिए क्या फटाफट, देखो कुछ पॉइंट तो तुमको क्वेश्चन से समझ आएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे तुमको समझ आता है कि लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है,
विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी है, तो तुमको 1 पॉइंट तो मिल गया यहाँ पे। तो लोन्स एंड एडवांसेस से तुम्हारे 2 पॉइंट बन जाएंगे। फिर रिसीवेबल पेएबल वर एडजस्टेड इंटर से, सीए इंटर से एडजस्ट किया है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, फालतू के जोक्स मत मारो। इंटर से मतलब अपने आप में एडजस्ट किया है, मतलब ये क्या हुआ, एक बुक एंट्री हुआ। ठीक है, बुक एंट्री किया है सिर्फ उन्होंने क्या किया है, हमारे पास रिसीवेबल था, हमारे पास रिसीवेबल था 10 लाख का एंड पेएबल था 9 लाख का। तो इन्होंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया दोनों को और 1 लाख का P&L में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तुमने इंटर से एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। ठीक है, तो तुमको देखना है क्या क्या बुक एंट्री में उन्होंने इंटर से एडजस्ट किए है क्या। एंड पर्सनल एक्सपेंसेस वर चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, ये बात आती है। तो मोटा मोटी 3 पॉइंट तो भाई साहब तुमको ही बता दिए। 3 कैसे, देखो लोन्स एंड एडवांसेस के 2 हो गए, बुक एंट्री का 1 हो गया एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 4 पॉइंट तो तुमने बता दिए। फिर 1 पॉइंट ही बच जाता है। या फिर यहाँ पे उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरियाज ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट। अभी प्रोप्राइटी ऑडिट क्या है ना, ये तो हम पीएसयू ऑडिट में जाके समझेंगे। पीएसयू ऑडिट का क्वेश्चन बन सकता है, तो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्यों, क्योंकि अभी प्रोप्राइटी ऑडिट तुमको पता नहीं है, तो तुमको क्वेश्चन आंसर देख के तुमको समझ जाएगा। लेकिन बाद में जाके जब तुमको प्रोप्राइटी ऑडिट समझेगा ना, तुमको लगेगा कि भाई साहब ये पीएसयू ऑडिट का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे प्रोप्राइटी ऑडिट का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या, एरियाज, राइट शॉर्ट नोट ऑन एरियाज ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट अंडर सेक्शन 143(1). मतलब क्या, देखो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट हल्का सा समझाता हूँ। प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या होता है, जो खर्चा है ना कंपनी का, एक्सपेंडिचर है ना, उसके ऊपर तुम ऑडिट करते हो। क्यों ऑडिट करते हो, तो ताकि तुम ये देखो कि क्या जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है ना, उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है क्या कि कंपनी के अगेंस्ट है, कंपनी को डैमेज देने के लिए है एंड उसका पर्सनल बेनिफिट को करने के लिए है। तो ऐसे कुछ प्रोप्राइटी ऑडिट के कंसेप्ट होते हैं। तो प्रोप्राइटी ऑडिट के ऐसे कौन से एरिया है जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है, ये सिर्फ बात यहाँ पे करी है। तो जो हमने अभी देखे वो प्रोप्राइटी ऑडिट के एरिया है। लेकिन आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसके ऊपर तुमको इंक्वायरी करनी है, इसके ऊपर तुमको रिपोर्ट नहीं करना है। देखो, रिपोर्ट तभी करना है जब तुमको कुछ स्पेसिफिक कंसर्न आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीआई का भी कहना है, आईसीआई की भी सोच ऐसी है कि ऑडिटर इजंट ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट ऑन एवरी इंक्वायरी। जो हर इंक्वायरी को रिपोर्ट नहीं करना है अनलेस देयर आर स्पेसिफिक कंसर्न्स। तो अगर कुछ कंसर्न नहीं है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ड्यूटी क्या है तुम्हारी, इंक्वायरी करने की, तो इंक्वायरी करो। अगर कुछ कंसर्न आता है तो ही रिपोर्ट करो। इसके लिए तुमको जजमेंट यूज करना पड़ेगा भाई साहब, कि क्या कोई इंक्वायरी रिवील करती है निगेटिव फाइंडिंग्स दैट रिक्वायर रिपोर्टिंग। क्या कोई इंक्वायरी में निगेटिव फाइंडिंग्स रिवील होते हैं क्या, ये तुमको देखना है। अगर निगेटिव फाइंडिंग्स कुछ रिवील होते हैं तो रिपोर्ट करना है। भाई साहब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स, जो कि तुम्हारे क्या है 143 के सबसेक्शन 1 के अंदर ये सब चीज़ें आती है। हमने बात करी 2 चीज़ों के ऊपर। कौन से 2 चीज़ें, एक तो लोन्स एंड एडवांसेस किधर गए, दूसरे लोन्स एंड एडवांसेस देखो इधर है। फिर हमने बात करी शेयर्स। तो एक तो शेयर्स इधर है एंड दूसरे शेयर्स इधर है। ठीक है, ये 2 शेयर्स, 2 लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो तुमको अभी ये बात समझनी पड़ेगी। अब तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोन्स एंड एडवांसेस के लिए तुमने क्या देखना है, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी। तो ये एसेट वाली बात आ गई, कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस किए हैं, मेड बाय कंपनी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर, तो सिक्योर होने चाहिए। एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स के या फिर कंपनी के इंटरेस्ट में प्रीजुडिशियल है, मतलब हार्मफुल है, डैमेज करते, धोखा देते, कंपनी को धोखा दे रहे, मेंबर को धोखा दे रहे। क्या ऐसे कुछ टर्म्स है क्या इसके ऊपर तुमको इंक्वायरी करनी है कि लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने किए हैं वो सिक्योर है क्या, वो अच्छे से सिक्योर है क्या, ऐसे ही नहीं किया ना, कुछ सिक्योरिटी लिया रहेगा तो सिक्योर है क्या। एंड दूसरी चीज़, क्या उसके टर्म्स प्रीजुडिशियल है क्या, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, मेंबर के इंटरेस्ट के लिए, सिंपल सी बात है। दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी, ये भी एसेट वाले लोन्स एंड एडवांसेस है, हैव बीन मिसक्लासिफाइड एज डिपॉजिट्स। तो तुमने कंपनी ने कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, उसको तुमने मिसक्लासिफाई किया है कि तुमने डिपॉजिट दिए हैं। मतलब क्या, मतलब तुमने एक तो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं किसी और को,
एंड तुमने लिखा है कि वो तुमने डिपॉजिट की तरह दिए, जैसे कि तुमने तुम्हारा ये सेविंग अकाउंट में पैसे है, फिक्स डिपॉजिट है, ऐसे कुछ तो तुमने मिस क्लासीफाई किया है, लेकिन एक्चुअल में तुमने ये क्या किया है, एडवांस दिया है किसी को या फिर लोन दिया है किसी को। तो ये चीज़ तुमको इंक्वायरी करनी है। तो दो चीज़ें हो गई लोन्स एंड एडवांसेस की। शेयर्स के लिए देखो, फेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। जो भी कोई शेयर है क्या जो कैश के लिए अलोकेट किया है, एंड वेदर कैश हैज़ बिन रिसीव्ड, कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ है क्या, ये तुमको पूछना है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट। इफ नो कैश हैज़ बिन एक्चुअली सो रिसीव्ड, अगर कोई कैश नहीं आया है तो वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन बुक्स इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। अगर कोई कैश नहीं आया है तो तुमको देखना है क्या बुक्स में जो पोजीशन है वो करेक्ट है क्या, रेगुलर है क्या, एंड मिसलीडिंग तो नहीं है। एंड दूसरी बात आती है कि where the company not being investment company or banking company, whether so much of asset of the company as consist of shares, debenture and other securities have been sold at a price less than that at which they were purchased by company। मतलब क्या, कंपनी ने जिस अमाउंट पे परचेस किया था उससे कम प्राइस में क्या उन्होंने कुछ बेचा है क्या, तो लॉस पे कुछ बेचा है क्या, शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर्स वगैरह कुछ लॉस पे बेचा है क्या, ये तुमको देखना है। लेकिन ये कंसेप्ट बैंकिंग कंपनी के लिए एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनका तो काम ही है भाई साहब ये सब करना। तो उसमें तुम क्या देखोगे, लॉस पे वो बेच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उसका सीन अलग है। तो उसको उस दोनों को छोड़ दो। जनरल की बात करते हैं। जनरल में ना तुमने ये नहीं देखना है कि लॉस पे तुमने कुछ शेयर्स सिक्योरिटी या डिबेंचर्स को नहीं बेचा है क्या, लेस देन प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेस, ऐसा वर्डिंग है उसका, ठीक है, इसको समझो। तो उसके बाद में हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो पर्सनल एक्सपेंस, क्या पर्सनल एक्सपेंस चार्ज किए हैं टू रेवेन्यू अकाउंट मतलब नॉर्मल तुम्हारा खर्चे का अकाउंट, खर्चे का रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, नॉट कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी बात आती है वेदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वो सेम बात आती है, जो बुक एंट्री से हमने की है, जो एडजस्टमेंट हमने की है, क्या वो प्री जुडिशियल है क्या टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। सिंपल सी ये बात आती है। सिंपल से बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, बहुत ही सिंपल से। लोन्स एंड एडवांसेस, एक एसपीडी देखो सिक्योर है, प्री जुडिशियल है क्या, टर्म्स देखो, सिंपल सी बात है। एंड डी से मिस क्लासीफाई किए क्या एज अ डिपॉजिट्स। फिर शेयर्स के बारे में बात करते हैं, एक तो कैश पे एंड दूसरे लॉस पे बेचा है क्या देखना है, परचेस प्राइस से कम में तुमने बेचा है क्या, ये चीज़ किसको एप्लीकेबल नहीं होती, बैंकिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। एंड अगर तुमने अलॉटमेंट किया है कैश के बेसिस पे तो देखो कैश एक्चुअल में आया है क्या, सिंपल सी बात है। पर्सनल एक्सपेंसेस तुमने देखने हैं कि क्या तुमने बिजनेस में उसको क्लेम किया है क्या, खुद के खर्चे तुमने बिजनेस में डाल दिए क्या। एंड दूसरी चीज़ बुक एंट्री से जो तुमने एडजस्टमेंट किए हैं क्या वो प्री जुडिशियल है क्या, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। तो जैसे कि हमने बात कर रही थी रिसीवेबल एंड पेएबल को सेट ऑफ किया है, तो जनरली ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुमको यहाँ पे देखना है कि प्री जुडिशियल है क्या, ठीक है। एक ही पार्टी को तुमको कुछ पैसे देने हैं, एक ही पार्टी को तुमको कुछ पैसे आने हैं 10-10 हज़ार, तो 10-10 हज़ार सेट ऑफ कर दो ना, रिसीवेबल पेएबल दोनों कम कर दो, देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुमने देखना है क्या टर्म्स जो है ना, क्या जो ट्रांजैक्शन है प्री जुडिशियल है क्या, क्या उससे कंपनी को हार्म हो रहा है क्या, कंपनी को डैमेज हो रहा है क्या। सिंपल सी इतनी बात आती है, ये सिंपल से पॉइंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन खत्म, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, रिपोर्टिंग का है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग में तुमने एक चीज़ तो देख ली, कौन सी वाली, जो हमने जैसे 700 की सीरीज देखी है वो सारा तुमको रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। उसको छोड़ के उसको छोड़ के उसको छोड़ के ना जाओ कहीं, उसको छोड़ के कुछ पॉइंट तुमने, ज़्यादा पॉइंट तुमने रिपोर्ट करने, ठीक है। इसको बहुत आराम से समझते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा भयंकर पॉइंट्स है भाई साहब, अच्छे से समझते। एक मिनट में भाई साहब टेंशन नको, सब पॉइंट्स कवर कर लेंगे अच्छे से, समझते। सिंपल सी चीज़ बताओ मुझे, आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे,
आप क्या करोगे, आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे। ऑडिट रिपोर्ट किसके ऊपर देते हो तुम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं क्या, इसके ऊपर तुमने रिपोर्ट देने का है। कितना सिंपल सा पॉइंट है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है दो चीज़ें, क्या, एक आता है तुम्हारा बैलेंस शीट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ये दो चीज़ें किस आधार पे बनती है, ये बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। पहले बुक्स बनेंगे, उसके बाद में बैलेंस शीट P&L बनेगा। तो तुमको ये देखना है सिर्फ कि ये जो बैलेंस शीट P&L बना है ना, क्या है ये, क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सही है, क्या ये एग्री करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके हिसाब से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, सिंपल सी बात है। फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए तुमने दो चीज़ें देखनी है, क्या, पहले लॉ भाई की सुनो। तो लॉ ने जैसे बोला है कि बुक्स तुम ऐसे प्रिपेयर करो, वैसे ही तुमको बुक्स प्रिपेयर करने। जैसे ही कंपनीज एक्ट में सेक्शन सेक्शन शायद से 128 के कुछ तो है, 128 रहेगा शायद से, देखो कंफर्म नहीं है, 128 के आसपास कुछ तो सेक्शन रहेगा जो बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज के हिसाब से मेंटेन हुए क्या, तो लॉ रेगुलेशन ने जहाँ पे भी बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे ऐसे मेंटेन करने, जैसे कि टैक्स ऑडिट के लिए आपको अलग से मेंटेन करने हैं, कंपनीज एक्ट में तुमको अलग से मेंटेन करने हैं। तो तुमको देखना है, कमेंट करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ के हिसाब से मेंटेन हुए हैं। अच्छा जी, फिर लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बने हैं। एंड दूसरी बात, मेंटेन देखना है तुमको, मेंटेन तुमको यहाँ पे देखना है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है उसके ऊपर क्या तुम्हारा तुम्हारा कुछ क्या क्वालिफाई किया है कि तुम्हारा कुछ क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क है क्या, एडवर्स रिमार्क। देखो रिमार्क है, ओपिनियन नहीं दे रहा है यहाँ पे, रिमार्क है यहाँ पे, ओपिनियन नहीं, ओपिनियन हो गया। कुछ तुम्हारा क्वालिफाइड या फिर एडवर्स रिमार्क है क्या उसके ऊपर, मतलब कुछ चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए कैश अकाउंट है, कैश बुक है, तो कैश बुक को है ना कंपनी ने अच्छे से नहीं बनाया, तो क्या तुमको देखना पड़ेगा कि वो जो बने हैं ना उसको अच्छे से मेंटेन किया है क्या, एंड उसके ऊपर तुमको तुम्हारा कुछ क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क है क्या। मतलब क्या हो सकता है कि कुछ बुक्स कंपनी के बीच में डैमेज हो गए, अगर कुछ डैमेज हो गए, कुछ फायर में गए, कुछ चोरी हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स रिमार्क जाएगा, क्योंकि मेंटेन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। तो मेंटेन अच्छे से नहीं किया है, तो एक बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है। फिर ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पे बनते हैं, ये बनते हैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो फिर तुमको ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी कुछ कमेंट करने हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स है क्या, कुछ ट्रांजेक्शन्स है क्या जो प्री जुडिशियल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, प्री जुडिशियल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। कुछ ट्रांजैक्शन के हिसाब से ना, कुछ ट्रांजैक्शन जो है ना जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी है क्या, तो वो तुमको देखना है। तो ये सिंपल सी बात आती है, तुमको ऑडिट रिपोर्ट देने का है, किसके ऊपर दोगे, एफएस के ऊपर। एफएस एएस इंडिया कोई अप्लाई करता है क्या, ठीक है भाई साहब करता है। फिर तुमने जाना है कहाँ पे, फिर तुमने जाना है कि एफएस में क्या आता है, मेन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्री करता है क्या, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे है उस हिसाब से ही बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। फिर देखो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके आधार पे बनाया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाके देखो तुम, वो लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से है क्या, एंड उसको अच्छे से मेंटेन किया है क्या। मेंटेन अगर अच्छे से नहीं किया है तो तुम्हारा क्या जाएगा, क्वालिफाई या फिर एडवर्स रिमार्क जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं ट्रांजैक्शन से, तो कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है क्या, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक सेट, ओ भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा एक सेट रिपोर्टिंग का। ए रिपोर्टिंग का तुम्हारा हो गया एक सेट, मतलब हमने मोटा मोटी एक टाइप के जो रिपोर्टिंग है उसको क्लब कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी रिपोर्टिंग, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए आराम से, कोई एकदम फ्लो में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरे उन्होंने बहुत ही अलग से ही कुछ बता दिया, बहुत ही वेग टर्म से, बहुत वेग टर्म से, कुछ यही नहीं है, मतलब लिंकिंग नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ अलग पॉइंट से, ठीक है। एक तो उन्होंने बोल दिया
कि तुमको ऑडिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिली है क्या। सॉर्ट सॉर्ट एंड ऑब्टेंड ऑल इन्फॉर्मेशन किसके लिए नेसेसरी है, तुमको नेसेसरी है ऑडिट करने के लिए, नेसेसरी फॉर ऑडिट। तो जो तुमको ऑडिट करने के लिए जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो तुमको मिली है क्या भाई साहब। ऑडिटर तू बता दे भाई, तू टेंशन मत ले, क्या तुझे ऑडिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिली है क्या। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन ऑल इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है, कोई टेंशन नहीं है। फिर मुझे एक बात बता, ऑल इन्फॉर्मेशन तो मिली है लेकिन क्या ब्रांच रिपोर्ट्स मिले क्या। ब्रांच रिपोर्ट क्या होते हैं भाई साहब। ठीक है, ब्रांच रिपोर्ट में अगर किसी एक तो ब्रांच के अकाउंट तुम्हारे पास आ गए, या फिर ब्रांच रिपोर्ट के अकाउंट ब्रांच के अकाउंट किसी और ऑडिटर ने चेक किए हैं, तो किसी और ऑडिटर के जो रिपोर्ट्स है वो तुम्हारे पास आए हैं। ये क्या होता है, ग्रुप ऑडिट में हम समझेंगे। सपोज एक कंपोनेंट है तुम्हारा, उसका ऑडिट किसी और ने किया है, तो उसका ऑडिट जो है ना वो कंपोनेंट ऑडिटर होगा। तो कंपोनेंट ऑडिटर ने अगर कुछ रिपोर्ट दिया है ना वो तुम्हारे पास आना चाहिए, ताकि तुम ग्रुप के लेवल पे बैठे हो और किसी और, जबकि तुम्हारे ब्रांच का तुम चेक नहीं करोगे, तुम पूरे इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से कंपनी ने तुमको कंपलसरी कर दिया कि भाई साहब तू ये तो कमेंट कर ले कि उसके रिपोर्ट तुम्हारे पास आए हैं। ठीक है, तो ब्रांच के ऑडिटर के रिपोर्ट तुम्हारे पास आए हैं क्या नहीं, उसके ऊपर तुमको कमेंट करना है। तो ये दो चीज़ें आती है। फिर उन्होंने भाई साहब बोल दिया, डायरेक्टर्स बोलो या डायरेक्टर्स बोलो, तुम्हारी मर्जी है। डायरेक्टर्स डिसक्वालीफाइड तो नहीं है, डिसक्वालीफाइड ये बात करता है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है, देखो कभी कभी है ना, आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो डायरेक्टर जो है ना डिसक्वालीफाई होता है। क्यों डिसक्वालीफाई होता है, बहुत सारे उसके रीज़न से वो पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ उसके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो फाइल नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी उसमें से, हमको लेन देन नहीं है, हमको सिर्फ देखना है, हमको सिर्फ एज अ ऑडिटर हमको देखना है कि क्या डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हुआ है क्या। एंड डिसक्वालीफाई का तुमको रिपोर्टिंग करना है, कि तुमको रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी में डायरेक्टर्स डिसक्वालीफाइड है या फिर नहीं है। इतनी सी बात है, सिंपल सी। और एक चीज़ आ जाती है बहुत अलग तरीके से, कहाँ से उठाते पता नहीं, adequacy of internal controls। भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे तुमको बोला है कि तुमको देखना है, ठीक है, तुमको देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है, एंड उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट भी करना है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही है क्या तुमको देखना है, उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले आ जाएंगे, वो तो टेंशन छोड़ दो, लेकिन ये तुमको देखना है एंड इसके ऊपर रिपोर्ट करना है। तो नाम तो इतना सा है, लेकिन इसके ऊपर जो रिपोर्ट जाता है ना वो बहुत बड़ा जाता है। तो एक एज ए एनेक्चर हम उसको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन ये देखो, ये ना सबको एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें छोटे छोटे कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। जैसे स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, इन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। फिर सेक्शन 8 रहेगी, सेक्शन 8 कंपनी रहेगी, प्राइवेट कंपनी रहेगी। क्या हो रहा है यार ये आज, प्राइवेट कंपनी रहेगी, प्राइवेट कंपनी जिसका अ, जिसके क्या लिमिट्स होंगे यार, क्या लिमिट है। हाँ, एक टर्नओवर का है 50 CR का, एंड दूसरा बोरोइंग्स का है 25 CR का। याद रखने की ज़रूरत है कि नहीं पता नहीं मुझे इतना, बट लिमिट तो यही होनी चाहिए। ठीक है, सही है। टर्नओवर का 50 CR का एंड बोरोइंग का 25 CR का है। सेक्शन 8 कंपनी नहीं है शायद से, इसमें सेक्शन 8 कंपनी को हटा दो। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के कुछ लिमिट्स है। तो छोटे छोटे कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन तुमको क्या करना है, एडवोकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तुमको उसके ऊपर रिपोर्ट देने का है। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट आ जाते हैं, ये तुम्हारे एक अलग अलग तरीके से कुछ पॉइंट आ जाते हैं। तो इसको दूसरे बक्से में डाल दे के हम, वाह भाई, बैठ गया। अब आते हैं तीसरे बक्से में, और अब आते हैं तुम्हारे अदर मैटर्स। अदर मैटर्स ये भी अलग ही है भाई साहब, इसमें भी कुछ लिंक नहीं है, समझो कुछ।
नॉर्मल बातें हैं, जैसे कि तुम्हारे बैलेंस शीट में प्रोविजन वगैरह तुम करते हो, कुछ लिटिगेशन आते हैं, तो तुमको देखना है कि पेंडिंग लिटिगेशन है ना, पेंडिंग लिटिगेशंस वगैरह आते हैं ना, पेंडिंग लिटिगेशन है ना, तो उसके ऊपर डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। तो तुमको देखना है क्या कंपनी ने उसके ऊपर डिस्क्लोजर दिए क्या अच्छे से। तुमने देखना है कि कंपनी ने प्रोविजन किया है क्या मटेरियल फोर्सिएबल लॉस, फोर्सिएबल लॉसेस के लिए, उसके ऊपर तुमको कमेंट करना है। देखो फोर्सिएबल मतलब जहाँ तक दिख जाता है तुमको, जहाँ तक तुम गेस कर पाते हो कि यहाँ पे लॉस होगा, तो जहाँ तक तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है, तो उसके लिए कंपनी ने प्रोविजन किया है कि उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, फिर एक बात आती है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो तुमको देखना है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है ना, उसमें कंपनी ने जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसमें डिले तो नहीं हुआ क्या? सर थोड़ा समझाओ ना इसको, क्या है ये फंड, क्या है? देखो, अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है ना, और जिस बंदे को डिविडेंड का पेमेंट करना है, उस बंदे का मान लीजिए कि अकाउंट लिंक नहीं है तुम्हारे पास, उसका अकाउंट नंबर नहीं है, वो बंदा फाइंड नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि वो बंदा पता नहीं कहाँ पे है, तुमको पैसे देने हैं लेकिन वो बंदा ही पता नहीं कहाँ पे है, उसका अकाउंट पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ दिनों तक उस पैसे को एक अलग अकाउंट में रख देगी, जिसको यूज़ नहीं करेगी उसको अलग अकाउंट में रख देगी। कुछ तो 7 साल का लिमिट रहेगा, मुझे अभी तक याद नहीं इतना, 7 साल का ही रहेगा। तो 7 साल तक वो क्या करेगी, अलग अकाउंट में रख देगी। अगर 7 साल के अंदर वो बंदा आ जाता है कि भाई साहब मुझे मेरा डिविडेंड दे दो, तो वो कंपनी उसको दे देगी। लेकिन नहीं आता है ना, तो वो क्या करेगी, वो सारे पैसों को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आती है। तो तुमको सिर्फ देखना है कि क्या वो जो ट्रांसफ़र करना है ना अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, उसमें डिले तो नहीं किया कंपनी ने। सिंपल सी बात है। फिर बोलते हैं कि भाई साहब कंपनी ने डिविडेंड के प्रोविजंस का कंप्लाई किया है क्या, डिविडेंड के प्रोविजन को कंप्लाई किया है क्या। इसका सेक्शन है तुम्हारा सेक्शन 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 रुपये ही डिविडेंड आ जाता है कंपनी का। सेक्शन 1, 2, 3 में तुमने देखना है डिविडेंड, डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड उसका तुमको क्या करना है, कंप्लाई हुआ है क्या देखना है। अच्छा जी, उसके बाद में एक आता है सेक्शन 197, जो बात करता है मैनेजरियल। भाई साहब पूरा कंपनीज एक्ट आ रहा है इधर। मैनेजरल रेम्यूनरेशन कैसे आता है, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, जो डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स है ना, उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उनका सैलरी वगैरह दिया जाता है। तो उनका सैलरी है ना, उसको सैलरी देने के लिए ना, यहाँ पे ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है या पब्लिक कंपनीज, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो जा भाई साहब तू लेके जा, हमको कुछ टेंशन नहीं, तेरे को जितना चाहिए। लेकिन पब्लिक कंपनी है ना, उसके डायरेक्टर्स है ना, उनको कितना पैसा जाएगा, उसके लिए सेक्शन 197 बात करता है कि उसको लिमिट दिया है कि भाई साहब तो 5% ऑफ टर्न, 5% ऑफ प्रॉफिट या फिर 11%, ऐसा कुछ तो कॉम्बिनेशन में दिया है उसको सेक्शन 197 में। तो देख कि इसको कंप्लाई करके ही उन्होंने रेम्यूनरेशन पे किया है, इतना चीज़ देखना है तुमको। ठीक है, तो सेक्शन 197 को कंप्लाई किया है क्या, ये तुमको देखना है। ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई। क्या क्या है, एक तो पेंडिंग लिटिगेशन अगर है तुम्हारे पास तो उसका डिस्क्लोजर दे दो, कंपनी दिया है तो अच्छी बात है। तुमको कमेंट करना है क्या कंपनी ने दिया है कि डिस्क्लोजर। दूसरी बात, प्रोविज़न करना है, जहाँ तक तुमको दिख जाता है कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है, तो कंपनी ने प्रोविज़न करना है। प्रोविज़न किया है क्या, उसके ऊपर तुम कमेंट कर दो। फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आता है, उसमें कंपनी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं क्या। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड अलग है, उसके बारे में हम नहीं बात करें, यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात हो रही है। अगर आपको पता नहीं है तो टेंशन मत लो, छोड़ दो। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है ना, उसमें जो पैसे ट्रांसफ़र करने थे उसमें डिले वगैरह हुआ है तो कमेंट कर दो। डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड तुम्हारा कंप्लाई करता है 1, 2, 3 के साथ, सेक्शन 1, 2, 3 के साथ। सेक्शन 197 में कुछ पैसे देने हैं, रेम्यूनरेशन देना है, तो वो रेम्यूनरेशन 197 के हिसाब से है क्या, कुछ ज़्यादा तो पैसा नहीं ले लिया, वो तुमको देखना पड़ेगा। भाई साहब खत्म हो रहा है क्या, हो रहा है भाई, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट 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 ट्रांजेक्शन्स।
इंटरमीडियरी क्या क्या वर्ड है यार ये मुझे, ठीक है, इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, देखो ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ये ट्रांजेक्शन सिंपल होते हैं। एक कंपनी है ना, बहुत होशियारगिरी करती है। देखो कंपनी ए है, ये क्या करेगी, ये कंपनी बी में पैसे डाल देगी एंड कंपनी बी को बोलेगी कि भाई साहब तो कंपनी सी में पैसे डाल दे। ठीक है, मतलब मैं ए कंपनी हूँ, मैं बी कंपनी को 1 करोड़ दे दूंगा, बी कंपनी को बोल दूंगा कि भाई साहब तू क्या कर, वो 1 करोड़ सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। इससे क्या हो जाता है, ऐसा क्यों करते, देखो कभी कभी ना जो डायरेक्ट अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, जैसे कि अगर ए कंपनी सी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो कर देती है कभी कभी, तो वहाँ पे क्या होता है, तुमको वो सब्सिडरी होल्डिंग वाला रिलेशनशिप आता है, तो सब्सिडी होल्डिंग आता है तो रिलेटेड पार्टी वगैरह आती है, फिर तुमको कभी कभी ट्रांसफ़र प्राइसिंग में इश्यूज आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी जगह पे इश्यूज आ जाते हैं तुमको ट्रांजेक्शन करने में। तो ये सारे इश्यूज ना आए, इसके लिए वो क्या करती है, अलग तरीके से रूट करती है। और ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि देखो ए कंपनी है, बी कंपनी में पैसा देती है एंड बी कंपनी सी कंपनी में पैसा देती है। कहना किसका है, कहना ए ही कंपनी का है, लेकिन पहले सिचुएशन में तुम ए कंपनी थे, दूसरे सिचुएशन में तुम बी कंपनी हो। समझे क्या, मतलब पहले तुमने पैसा दिया था कि इसमें जाके इन्वेस्ट कर, अभी तुम बीच में हो, तुमको किसने पैसा दिया है कि भाई उसमें जाके इन्वेस्ट कर, तो उसके कहने पे तुम इन्वेस्ट करते हो, या फिर तुम्हारे कहने पे कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, तो पैसे ऐसे मूव हो रहे हैं। तो ये क्या है, तुम्हारे इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इंटरमीडियरी 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 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन्स के ऊपर तुमको कमेंट करना है। तो ये एक ट्रांजेक्शन नंबर 1 हुआ जिसको तुमने पैसे दिए हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2 हुआ जिसको तुमने किसी से पैसे लिए हैं और किसी और में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ मैनेजमेंट से पूछना है कि भाई साहब तू ऐसे कुछ फालतू के ट्रांजेक्शन्स में अटका है क्या, तूने कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे किए हैं क्या, तुमको मैनेजमेंट को पूछना है। लेकिन मैनेजमेंट हो सकता है ना कुछ सही ना बता दे, ऐसे ट्रांजेक्शन में है लेकिन वो क्यों बता देगा सामने से कि मैं है। तो भाई साहब तो वहाँ पे तुमको देखना है, तुमको कुछ छोटे छोटे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, या फिर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते तुमको कुछ ऐसा समझ में आता है क्या कि जो 1 एंड 2 है ना, जो 1 एंड 2 है ना उसमें कुछ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो तुमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये जो 1 एंड 2 का जो स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दिया है ना, एक गलत है, मिसस्टेटेड है, तो तुमको ये सिर्फ देखना पड़ेगा। ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है भाई साहब तुम्हारे रिपोर्टिंग में, ये चीज़ आती है तुम्हारे रिपोर्टिंग में। इसका सेक्शन रहेगा तुम्हारा 143 सब सेक्शन 3। क्या है, ठीक है, यहाँ पे बाद में आते हैं, पहले नोट से जाके देखते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, टेंशन मत लो। हमने समझा तो बहुत डिटेल में, इतनी ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अब तुम देखो फटाफट फटाफट सिर्फ पॉइंट हमने सारे कवर कर लिए, तो कौन जो भूल भी जाते हो ना, तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस भी बहुत कम है, बहुत रेयर है। एंड मैं बताऊँ आपको, एमसीक्यू वगैरह में अगर आ जाता है ना, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए हमने डिटेल में घुस घुस के देखा है, कोई टेंशन ना को। सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट देना है तो किसके ऊपर देना है, एफएस के ऊपर, एफएस को ढूंढो। एफएस कंप्लाई करता है किसके हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एफएस एफएस में 2 चीज़ें आती है क्या, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेदर कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विथ इन द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है क्या। फिर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी थी कि वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो लॉ से रिक्वायर है हैव बीन केप्ट, जो लॉ ने बोला है वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुमने केप्ट किए हैं बाय द कंपनी एंड प्रॉपर रिटर्न्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। ठीक है, वो छोड़ दो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉ के हिसाब से उन्होंने रखे। फिर हमने बात क्या कर रही थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक तो लॉ के हिसाब से, दूसरा मेंटेन। तो मेंटेन वाला देखो पॉइंट कहाँ पे है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स देखो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो तुमने देखना है एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए तुम्हारा कुछ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क है क्या। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिमार्क है, ओपिनियन नहीं है। ठीक है,
ये बात आती है। तो हमने उसके बाद देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके बेसिस पे बनते हैं, ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बनते हैं। ट्रांजेक्शन्स वाला पॉइंट देखो, ट्रांजेक्शन्स वाला पॉइंट किधर है, हाँ देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसका एडवर्स इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, तो मतलब प्रीजुडिशियल है कंपनी के लिए। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है क्या जो जिसके ऊपर कंपनी का क्या है ऑब्जर्वेशन और कमेंट कर दो तुम, ऐसे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जिसका कंपनी को एडवर्स इफेक्ट है, फंक्शनिंग ऑफ कंपनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है। तो ये तो हमने बेसिक एक जो फ्लो में जितना बैठ जाता था हमने एक बक्से में डाल दिया, फिर जो बच जाता था वो हमने अलग बक्से में डाल दिया। क्या बच जाता था, सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए नेसेसरी है। क्या तुमको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली है क्या, एंड अगर नहीं मिली है तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा ये तुम बता दो। तो सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, दूसरा क्या पॉइंट था भाई साहब, दूसरा कुछ और ही अलग ही पॉइंट था। हमने क्या बात करी थी, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसमें तुमको क्या आने चाहिए, तुमको ऐसे रिटर्न्स भी आने चाहिए जिसका उन ब्रांचेस के बुक्स तुम्हारे पास आने चाहिए जो ब्रांचेस को तुमने विजिट नहीं किया है। ठीक है, एक तो ब्रांचेस के अकाउंट्स आ गए, मैं बोलूँ अकाउंट्स आ गए ब्रांचेस के, एंड दूसरा अगर उसका ऑडिट तुमने नहीं किया है तो उसके रिपोर्ट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, मतलब किसी और ने अगर उसको ऑडिट किया है ना तो उसके ऑडिट रिपोर्ट उसने भेजे है तुमको, एंड मैनर इन विच ही हैज़ डेल्ट विद इट इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट, एंड उसके ऊपर उसने अच्छे से काम किया है उसका रिपोर्ट देते समय। तो एक तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच के, एंड दूसरी बात है कि उसके ऑडिटर के रिपोर्ट ब्रांच के, ये बात हमने देखी। तीसरा पॉइंट फिर अलग ही था कुछ, तो क्या था, डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई है क्या फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2), तो 164(2) में कुछ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है क्या, इसके ऊपर तुमको सिर्फ कमेंट करना है, रिपोर्ट करना है। एंड चौथा पॉइंट और ही अलग था, क्या था, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या, तो फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल, सॉरी, ये नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 CR है एंड बोरोइंग्स 25 CR से कम है। ये दोनों चीज़ें है, अगर एक भी ऊपर जाती है तो तुमको करना पड़ेगा। याद रखने की ज़रूरत है क्या, देखो वैसे तो है नहीं लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत याद रख लो, MCQ वगैरह के लिए ICI कुछ भरोसा नहीं कर सकते। एंड अदर कुछ मैटर, फिर तो अदर मैटर में अब हम जाते हैं। अदर मैटर में हमने सबसे पहले देखा क्या क्या भाई, अगर पेंडिंग लिटिगेशन है, तुम्हारा पेंडिंग लिटिगेशन है ना, तो डिस्क्लोज किया है क्या उसका इम्पैक्ट, अगर प्रोविजन बना है क्या कंपनी ने, किसका, मटेरियल फोरसेएबल लॉसेस का। अच्छा जी, फिर हमने देखा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कुछ डिले वगैरह हुआ है क्या अमाउंट को ट्रांसफर करने में, एंड रिक्वायर टू बी ट्रांसफर, जितना अमाउंट ट्रांसफर करना था उतना अमाउंट ट्रांसफर किया है क्या। फिर हमने देखा कुछ डिविडेंड की बात कर रहे थे हम, ओ भाई साहब एक पॉइंट तो रह गया, ठीक है देखते हैं, वेदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123। अच्छा जी, फिर हमने बात करी थी सेक्शन 197 के हिसाब से रेम्यूनरेशन जो दिया है वो कंपनी ने डायरेक्टर्स को जितना रेम्यूनरेशन दिया है वो सेक्शन 197 के हिसाब से है क्या, ये तुमको देखना है। एक एक पॉइंट हमारा रह गया भाई साहब, रिसेंटली अमेंड हुआ है, रिसेंटली नहीं 2020 या 21 में आया था MCA का नोटिफिकेशन, उन्होंने बोल दिया था कि भाई साहब देखो कंपनी ने यूज़ करने हैं ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें फीचर हो, कौन सा फीचर हो, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है उसको हम समझेंगे, कहाँ पे समझेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट में इसके ऊपर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो। तो ऑडिट ट्रेल क्या है अभी के लिए समझो, कि जिसने एंट्री किया है ना, तो तुमको समझना चाहिए कि एंट्री किसने किया है, किसने एंट्री को मॉडिफाई किया है, किसने एंट्री को डिलीट किया है, तो पहले क्या था बाद में क्या चेंज किया है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिस्टम में होनी चाहिए, वैसे तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रहनी चाहिए। तो एक कंपनी ने ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखना है कि जिसके ऊपर ऑडिट ट्रेल हो, वैसा फीचर हो उसमें, कि उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो, ऐसा तुमको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखना है, ठीक है। एंड द सेम हैज़ बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है क्या, कंपनी ने यूज़ किया है क्या, एंड उसको पूरे साल के लिए ऑपरेशन में था क्या, ऑपरेटेड है क्या, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर, एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विद, मतलब उसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की है, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, वो अच्छे से वर्कआउट हो रहा है इसका मतलब। एंड ऑडिट ट्रेल हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन, मतलब क्या उन्होंने उसको संभाल के रख दिया है, सिंपल सी बात है।
पॉइंट आपको याद रखते समय सिर्फ इतना रखो कि ऑडिट ट्रेल का पॉइंट था। लिखते समय आप लिख लोगे, क्या लिखना है भाई साहब, कुछ नहीं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर है। अच्छा जी, ऑडिट ट्रेल का फीचर है तो क्या करेंगे, उसके साथ छेड़खानी करेंगे क्या, नहीं करेंगे। उसको संभाल के रखेंगे क्या, हाँ संभाल के रखेंगे। अगर वो आधे साल में है तो गड़बड़ हो सकती है, तो पूरे साल तक मेंटेन करना है। इतनी सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। फिर हमने बात करी थी, एक आता है इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शंस, जिसके लिए हमने क्या बात करी थी, देखो वर्डिंग्स को समझते। वेदर मैनेजमेंट कन्फर्म्स, तो सबसे पहले तुमने कुछ ये नहीं करना है, तुमने सिर्फ मैनेजमेंट को पूछना है एंड देखना है क्या मैनेजमेंट कंफर्म करता है क्या, दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव, तो उनके नॉलेज में एंड उनके बिलीव में द कंपनी hasn't used its funds for undisclosed investment or loans to intermediaries with understanding that intermediary will invest or lend to the other entity, जिसको चूज किया है कंपनी ने। नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, रुको। वेदर मैनेजमेंट कन्फर्म्स दैट, मैनेजमेंट फिर से कन्फर्म करता है, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ द कंपनी hasn't received funds from undisclosed funding parties with understanding that company will invest or lend to the other entities chosen by funding parties। अभी भी नहीं समझा, नहीं समझा तो यहाँ पे तुमको समझना है। देखो यहाँ पे तुम नोट डाउन कर लो तुम्हारे बुक में। एक एक तो क्या है, एक तो तुम्हारा कंपनी है, तो इसको हम बोले सी। एक तुम्हारा कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे रख देते, ये तुम्हारा कंपनी है। इसने दूसरे कंपनी में, जिसको हम बोले इंटरमीडियरी, जिसने इंटरमीडियरी कंपनी में पैसा डाला है और उसको बोला है कि इंटरमीडियरी कंपनी तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर दे, ऐसा यहाँ पे कर लो ताकि बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी है एक्चुअल में लॉ में, तो इसको मैंने थोड़ा लैंग्वेज मॉडिफाई करके ना छोटा करने की कोशिश करी है ताकि आपको सिर्फ समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि लॉ का पेपर नहीं है ना भाई, ऑडिट का पेपर है। क्या पूछते जा रहे हो तुम, तो तुमको सिर्फ रिपोर्ट करना है, इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो तुमको समझना है कि देखो मैनेजमेंट कंफर्म करता है क्या उनके बेस्ट, उनके नॉलेज में एंड बिलीफ में कंपनी ने हैजंट यूज्ड इट्स फंड्स। देखो पहले सेंटेंस में यूज्ड है, दूसरे सेंटेंस में क्या है, रिसीव्ड है। मतलब यूज्ड मतलब क्या, उसने ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, किसको ट्रांसफ़र के लिए, क्या बोल के ट्रांसफ़र किए, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट या लोन के नाम पे ट्रांसफ़र किए हैं, किसको किए, इंटरमीडियरी को। देखो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंटरमीडियरी को विथ अंडरस्टैंडिंग दैट, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरमीडियरी है ना, जो आई कंपनी है ना, विल इन्वेस्ट और लेंड टू द अदर एंटिटीज़, किसी अदर एंटिटी को लेंड करेगी, जिसको चूज़ किसने किया है, ये कंपनी ने चूज़ किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ये बात आती है। फिर दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंडिंग पार्टी जो है ना, फंडिंग पार्टी क्या करेगी, कंपनी में इन्वेस्ट करेगी एंड कंपनी फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा दे देगी, ठीक है। तो कंपनी को ऐसे पैसे नहीं आए हैं, कंपनी को देखो पैसे आ रहे हैं, कंपनी हैजंट रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम अनडिस्क्लोज फंडिंग पार्टी से पैसे नहीं आ रहे, विथ अंडरस्टैंडिंग दैट कंपनी विल इन्वेस्ट और लेंड टू अदर एंटिटीज, किसको, यूबी को, चूजन बाय फंडिंग पार्टी, किसको, किसने चूज किया है, फंडिंग पार्टी ने चूज किया है, यानी कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी। समझे क्या, कुछ सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एंड बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, नथिंग हैज़ कम टू देयर नोटिस दैट हैज़ कॉस्ट देम टू बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन 1 and 2 अबव कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, समझा। तो ऊपर 1 and 2 जो था ना पॉइंट, उसमें तुम्हारा कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इतनी सिंपल सी बात है। देखो है बहुत बड़े पॉइंट्स, लेकिन ध्यान में रखते समय कुछ हमने एकदम चिंदे करके रख दी है, कुछ टेंशन नहीं है भाई साहब। और एक पॉइंट है, सिर्फ और एक पॉइंट है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। तो फ्रॉड का एक पॉइंट है, फिर तुम्हारा कुछ बचता नहीं है, किसमें, कंपनी एक्ट में कुछ बचता नहीं है। 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो ताकि चांस ही नहीं लेने का है भाई, जो पूछना है पूछ ली, तो हम सब करके जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए भाई, कहाँ पे आना है आपको, कहाँ पे देखना है आपने देखना है, क्या करें हम, रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। ये सब क्या देख रहे हैं, कहाँ पे हम रिपोर्टिंग के चैप्टर में, हम 6B में हैं। 6B में हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 में हम घुसे थे, उसमें से हमने 143(1) के कुछ मैटर देखे जिसमें हमने इंक्वायरी की, 143(3) के कुछ मैटर देखे जिसके ऊपर हमको रिपोर्ट करना है। अब हम देख रहे हैं 143 सबसेक्शन 12 के मैटर, 143 सबसेक्शन
12 के कुछ मैटर हम देख रहे हैं जिसके ऊपर हमको क्या करना है, जो फ्रॉड के है उसको हमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको करना है, रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इसको समझते, अच्छे से समझते, ऐसा फालतूगिरी में नहीं समझते, अच्छे से समझते। तुम ऑडिटर हो, ऑडिटर, ठीक है, तुम ऑडिटर हो, तुमको तुमको कंपनी में कुछ फ्रॉड नजर आता है, तुमको कुछ फ्रॉड नजर आता है। निम क्या ठीक है, पहले 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड लेते, मोर देन 1 CR, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है, 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड है। तो तुमको क्या करना है, देखो 1 करोड़ है क्या उसके ऊपर का, देखो ये फिर से छोटी मोटी चीज़ों में नहीं जाने का है। 1 करोड़ या उसके ऊपर का है तो इजिकल टू एंड मोर देन आएगा, ठीक है। ये लॉ का पेपर ठीक है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है, ऐसे कुछ नहीं यार। 1 करोड़ का फ्रॉड है या फिर उसके ऊपर का फ्रॉड है ना, तो भाई साहब ऑडिटर ने क्या करना है, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर जाएगा बोर्ड के पास, या फिर मैं बोलूँ ऑडिट कमेटी के पास। ऑडिट कमेटी कौन सी कमेटी, जो सेक्शन तुम्हारा 177 में होती है ऑडिट कमेटी। तो बोर्ड के पास जाएगा, ऑडिट कमेटी के पास जाएगा, ठीक है, और उनको बोलेगा देख भाई तेरे कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्या बोलेगा उसको, देख भाई तेरे कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड का नेचर बता दे एंड डिस्क्रिप्शन बता दे। बोर्ड पूछेगा, ऑडिट कमेटी पूछेगा, अच्छा फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, तो पूछेगा उससे पहले ही तो बता दे कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। उसके बाद पूछेगा भाई किसने किया है, तो तुम क्या बताओगे, तो उसने पूछने से पहले तुम ही बता दो कि पार्टीज इन्वॉल्व। तो ऑडिट के दौरान अगर तुमको कुछ फ्रॉड सामने आता है, तुम्हारे नज़र के सामने ऑडिटर के नज़र के सामने कुछ फ्रॉड आ जाता है, तो उसने बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को बताना है क्या क्या फ्रॉड, उसका नेचर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है एंड किसने किया है। ये सारी चीज़ें ना उसको, ये सारी चीज़ें उसको क्या करनी है पता है क्या, ये सारी चीज़ उसको 2 दिन के अंदर बतानी है। वैसे तो इमीडिएटली बतानी है, लेकिन 2 दिन के बाद में नहीं बतानी है, 2 दिन के अंदर बतानी है, 2 दिन के बाद में ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है। तो ऑडिटर ने वैसे तो इमीडिएटली बतानी है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर बता दो भाई साहब, ठीक है। और इनको क्या बोलो पता है क्या, इनको बोलो कि तुम क्या करो भाई बोर्ड, तुम क्या करो, तो हमको फटाफट है ना ये सारी चीज़ें देख के फटाफट तुम क्या करो, हमको रिप्लाई कर दो, हमको फटाफट रिप्लाई कर दो। तो ये रिप्लाई जो है ना, रिप्लाई देने के लिए आपके पास टाइम है 45 डेज का, 45 डेज का। 45 डेज क्यों दिया है बोर्ड एंड कमेटी को रिप्लाई करने के लिए, देख जैसे ही बोर्ड को समझ में आ जाता है कि हमारी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, बोर्ड को पहुंचेगा सदमा। जैसे ही बोर्ड को सदमा पहुंचेगा वो दुख में जाएगा, उसका तो हार्ट ब्रेक हो गया भाई साहब, ब्रेकअप हो गया उसका, उसको चुप गया कि भाई साहब मेरी कंपनी में किसी ने फ्रॉड किया है। तो क्या करेगा, वो क्वार्टर लेके बैठेगा। तो उसको क्वार्टर खत्म करने दो, लेकिन पूरा खत्म मत करने दो, आधा खत्म करने दो। तो 45 डेज तक उसको थोड़ा सदमे में रहने दो, लेकिन 45 डेज के बाद नहीं भाई साहब, 45 डेज के अंदर ही तो क्या कर, तो अंदर ही हमको रिप्लाई कर दे कि जो भी तेरा सीन है तो उसको हमको रिप्लाई कर, जो भी तेरा कहना है हमको रिप्लाई कर, ठीक है। तो बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को रिप्लाई करने के लिए आधे क्वार्टर का टाइम दे दिया, मतलब 45 डेज का टाइम दे दिया। अच्छा जी, फिर इनका रिप्लाई या तो आएगा या तो नहीं आएगा, दो चीज़ हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी आती है। ऑडिटर के पास इसका रिप्लाई, मैं इसको कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि इसको थोड़ा इधर रखता हूँ। इसका रिप्लाई जो है ना, ये जो रिप्लाई है ना, ये रिप्लाई रिप्लाई आएगा या फिर रिप्लाई नहीं आएगा। दो सिचुएशन होती है, सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ऑडिटर ने तो क्या करने का है भाई साहब, ऑडिटर ने ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास जाने की है,
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताने का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताना है। क्या हो रहा है ये, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताना है। तो ऑडिटर ने सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बतानी है। तो सबसे पहले ऑडिटर ने क्या बताने का है, देखो एक तो पहली बात है, रिप्लाई अगर 45 डेज से पहले आ जाता है, क्योंकि ये विद इन 45 डेज है, ये विद इन 45 डेज है, विद इन 45 डेज है, तो अगर रिप्लाई 45 डेज से पहले आता है ना, तो वैसे ही लगेज जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का है। इसका टाइम कितना है, इसका टाइम कितना है, ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का, जैसे ही रिप्लाई आता है तो उसके 15 डेज 15 डेज का टाइम दिया है, 15 डेज का टाइम दिया है ऑडिटर को। देख भाई ऑडिटर, 15 दिन के अंदर तो क्या कर बता दे। जैसे ही रिप्लाई आ जाता है उसके अंदर 15 दिन के अंदर, रिप्लाई अगर नहीं आता है तो 45 डेज जब भी खत्म होते हैं, 45 डेज के बाद 15 दिन के अंदर, समझा क्या, रिप्लाई आता है तो रिप्लाई जैसे ही आता है तो 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, रिप्लाई अगर नहीं आता है तो 45 डेज जब भी खत्म हो जाते हैं उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ। अब अगर रिप्लाई आता है ना, तो रिप्लाई अगर आता है तो तुमने क्या करनी है, यहाँ पे रिप्लाई अगर आता है ना तो तुमने एक तो तुम्हारा रिपोर्ट भेजना है, रिपोर्ट देना है। कौन सा रिपोर्ट, जो तुमने देखो बोर्ड को दिया था, बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को जो रिपोर्ट दिया था ना, ये वाला रिपोर्ट तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है, प्लस प्लस साथ में उसके साथ में क्या देना है, प्लस उसके साथ में रिप्लाई देना है, जो बोर्ड या ऑडिट कमेटी का रिप्लाई आया है उसका रिप्लाई, प्लस उसके ऊपर तुम्हारे कमेंट भी दे दो। तो क्या क्या देना है तुमने, तुम्हारा रिपोर्ट तो तुमने देना है, उनका जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई भी भेज दो, एंड उसके ऊपर तुम्हारे कमेंट भी भेज दो। अच्छा जी, रिप्लाई अगर नहीं आता है, रिप्लाई अगर नहीं आता है तो तुम्हारा रिपोर्ट तो तुमने भेज ही देना है, लेकिन साथ में ये भी बोल दो कि भाई साहब मिसिंग रिस्पॉन्स है। मिसिंग रिस्पॉन्स मतलब क्या, मिसिंग रिस्पॉन्स मतलब क्या, उनका रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं है, तो ये बोल दो कि भाई साहब मैंने बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को हमारा रिपोर्ट दिया था, लेकिन 45 डेज़ के अंदर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, उनको कुछ लेन देन है नहीं शायद से, लेकिन 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तुम देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 चीज़ें उसने बतानी है कि ये तो रिपोर्ट है एंड हमने रिपोर्ट दिया था, उनका रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं है। तो ये 2 चीज़ें तुमने क्या करनी है, बता देनी है। रिप्लाई आता है तो भी रिप्लाई बता दो, उसके ऊपर कमेंट भी बता दो, रिप्लाई नहीं आता है तो ये बता दो कि रिप्लाई नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो ये सारे प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, ये तुमको लिखना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा का ऐसा लिखना पड़ सकता है, तो टेंशन मत ले लो। ये सिर्फ तब आता है जब तुम्हारा फ्रॉड 1 करोड़ या उसके ऊपर है। समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या मामू। अगर ये फ्रॉड 1 करोड़ या उसके ऊपर है, अगर 1 करोड़ या उसके नीचे है ना, अगर फ्रॉड तुम्हारा 1 करोड़ या उसके नीचे है, 1 करोड़ नहीं यार, उसके नीचे ही आएगा, क्योंकि 1 करोड़ आता है तो ऊपर जाएगा। 1 करोड़ से नीचे है ना, अगर फ्रॉड तुम्हारा 1 करोड़ से नीचे है ना, तो तुमको सिर्फ ये वाला प्रोसीजर करने का है, तुमको सिर्फ बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को जाके बताना है। क्या बताओगे कि फ्रॉड हुआ है, इसका ये नेचर है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इतना अमाउंट का है एंड ये पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 1 करोड़ के नीचे का है तो ये बताओ। अभी अभी जो है ना ऑडिट बोर्ड, ये ऑडिट बोर्ड जो है ना, जो डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स, इनको इनके लिए भी कुछ काम दिया है। उनको क्या बोला है कि देख भाई, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट आता है, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट आता है क्या, आपको पता है क्या, आपको क्या सेक्शन है वो, 134 135, 135 तो CSR का है, 134 रहेगा, ठीक है। सेक्शन 134 में बोर्ड का रिपोर्ट जाता है, बोर्ड्स रिपोर्ट जाता है। तो उस रिपोर्ट में तुम क्या करो, ये सारी चीज़ें क्या करो, ये सारी चीज़ें तुम क्या करो बता दो तुम्हारे रिपोर्ट में, और साथ में ये भी बताओ क्या तुमने एक्शन क्या लिए है, रेमेडियल एक्शंस टेकन। तो जितने फ्रॉड तुमको रिपोर्ट हुए, अब तुम कौन हो, अब तुम बोर्ड हो, तुम डायरेक्टर्स हो, तो जितने फ्रॉड तुमको रिपोर्ट हुए ना, वो सारे तुमने तुम्हारे रिपोर्ट में बता देने हैं, एंड साथ में ये भी बता देना है कि इसके ऊपर तुमने एक्शन क्या लिया। सिंपल सी बात है। ये जो रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है ना ऑडिटर का, ये ऑडिटर का रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है ना, ये तुम्हारा CA CS CMA तीनों का एप्लीकेबल हो जाता है। CA CMA वालों के लिए भी ये सेम ही रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाता है। ये MCQ में आ सकता है, इसके लिए बता दिया। अगर अगर ऑडिटर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करता है, अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, खा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ भाई खा जाएगा। तो यहाँ पे तुमको लगेंगे बड़े बड़े पेनल्टी,
कौन से पेनल्टी लगेंगे? देखो, एक तो चीज़ आती है लिस्टेड कंपनी के केस में, एंड दूसरी आती है अदर कंपनीज। भाई साहब, ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर की पेनल्टी नहीं है। तुम ऑडिटर हो, तुम लिस्टेड कंपनी का अगर ऑडिट करते हो ना, तो तुमको 5 लाख का, अरे 5 करोड़ होगा इधर, इतना तो भाई सब फ्रॉड भी नहीं है। तो 5 लाख का जो है ना, 5 लाख का तुमको पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा। एंड अदर कंपनी के केस में तुमको 1 लाख का लगेगा, अगर तुम रिपोर्ट नहीं करते हो तो ये चीज़ आती है, ये तुमको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें है। समझे क्या? सिंपल है ना भाई, कोई चीज़ नहीं है ना। क्या है देखो, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो क्या करो तुम, 2 दिन के अंदर इमीडिएटली, बट 2 दिन के बाद नहीं, 2 दिन के अंदर क्या करो, बोर्ड के पास जाओ, ऑडिट कमेटी के पास जाओ, उनको क्या बताना है, फ्रॉड नेचर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना अमाउंट है एंड किसने किया है, उसका रिप्लाई मांग लो। उसका रिप्लाई 45 डेज में मांग लो। अगर आ जाता है तो जैसे ही रिप्लाई आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, क्या क्या बताओगे कि तुम्हारा, एक तो तुमने जो रिपोर्ट दिया था उसके बाद उनका रिप्लाई आया है, उसके ऊपर तुम्हारी कमेंट। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 45 डेज तक वेट करो, आता है क्या। अगर 45 डेज के बाद रिप्लाई नहीं आता है तो तुम क्या करो, उसके आगे 15 दिन में तुम क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ। उसके बाद तुम क्या करो, तुम्हारा रिपोर्ट दे दो और बोलो कि हमने इसको रिपोर्ट भेजा था बोर्ड को, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, ये बात करो। और अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है ना, तो बोर्ड बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को सिर्फ बता दो, इतनी सी बात है। एंड बोर्ड ऑडिट कमेटी क्या करेगा, सारे फ्रॉड जो है ना, अपने बोर्ड के रिपोर्ट में, बोर्ड्स का रिपोर्ट जो आता है 134 में जो आता है, उसमें वो सारे मेंशन करेगा, वो सारे पॉइंट मेंशन करेगा जो ऑडिटर ने उसको बताए, फ्रॉड क्या है, नेचर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, पार्टी कौन से इन्वॉल्व थे, एंड रेमेडियल एक्शन क्या क्या लिया है। आ जाइए नोट्स में, ख़त्म कर देते इसको, ख़त्म कर देते भाई साहब। सेक्शन क्या है, 143, 1 2 एंड रूल 13। देखो, रूल पहले हमने कहाँ पे देखे थे, क्या रूल 3 हमने कहाँ पे देखा था, एनएफआरए का रूल था, ये कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर का रूल है। ये रूल 13 है, रूल याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, लेकिन आपको पता है रूल क्यों देते हैं, क्योंकि एक्ट में चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एक्ट में चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे अमाउंट चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए अभी इनको 2 डेज़ का 3 डेज़ करना है, फिर 45 डेज़ का 30 डेज़ करना है, तो उसको अगर ऐसा कुछ हल्का-हल्का चेंज करना रहता है ना, तो वो सारे प्रोविजंस वो रूल में दे देते हैं, ताकि वो सिंपली उसको चेंज कर सके। ठीक है, 2 दिन का 3 दिन करने के लिए अभी तुम पूरा पार्लियामेंट वगैरह में जाके पूरा एक्ट को चेंज करोगे क्या? तो इसकी वजह से रूल में दिए जाते हैं। मेन एक प्रोविजन एक्ट में दिया जाता है, बाकी जो प्रोसेस वगैरह है उसको रूल में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा रिपोर्टिंग, लार्ज फ्रॉड का, 1 करोड़ या उससे ऊपर के फ्रॉड का। मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, ऑडिटर ने सबसे पहले रिपोर्ट करना है किसको, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days of his knowledge of fraud, seeking their reply or observation within 45 days। तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताना है, जैसे ही तुमको पता चलता है वैसे ही बता देने का है, लेकिन 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, नॉट लेटर देन 2 days। एंड तुम्हारा रिप्लाई मांगो, सीकिंग देयर रिप्लाई, कितने दिन में, 45 डेज में, आधे क्वार्टर तक तुम वेट कर सकते हो। ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्लाई, देखो जैसे ही तुमको रिप्लाई आ जाता है, ऑडिटर शाल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा, एंड द रिप्लाई भी फॉरवर्ड करेगा, अलॉन्ग विथ हिज कमेंट्स, मतलब रिप्लाई भी फॉरवर्ड करेगा और उनके रिप्लाई के ऊपर अपने कमेंट्स भी फॉरवर्ड करेगा, टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई। अच्छा जी, इन केस अगर नो रिप्लाई रिसीव विद इन 45 डेज, ही शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद अ नोट एक्सप्लेनिंग मिसिंग रिस्पॉन्स। लेकिन मिसिंग रिस्पॉन्स ये वर्ड तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, तुमको ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, एग्जाम में क्या लिखना है, डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट दैट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी फॉर विच ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन। फालतू की चीज़ तुम लिख सकते हो ना भाई, ध्यान में सिर्फ रखो कि मिसिंग रिस्पॉन्स है। अब ये तो हमारा रह गया कि कम्युनिकेट कैसे करने का है। अरे भाई साहब, इंपॉर्टेंट पार्ट तो रहेगा हमारा, कम्युनिकेट कैसे करने का है। देखो, कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ये ऑडिटर है, ये ऑडिटर है, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करने का है। तो कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो सबसे पहले एक फॉर्म आता है, फॉर्म का नाम है ADT4। क्या नाम है, ADT4। ठीक है, फ्रॉड के लिए ADT4 है, फ्रॉड के लिए फॉर्म आता है, तो उसमें तुमने
सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देने का है कि फ्रॉड हुआ है। अभी ये जो है ना, ये बोलता है कि तुमने क्या करना है, एक अपने लेटर हेड के ऊपर, ये क्या है कंपनी, ये क्या है, ये तुम्हारा लेटर हेड है, तो ये लेटर हेड के ऊपर ड्राफ्ट करो। इसमें तुम्हारा स्टैंप जाएगा, इसमें तुम्हारा साइन जाएगा, इसमें तुम्हारा मेंबरशिप का नंबर भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हारी जानी चाहिए। ये तुम किसको भेजोगे, ये तुम किसको भेजोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको, तो उन्होंने बोला देखो, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एमसीए। एमसीए क्या है पता है क्या तुमको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, हम कहाँ पे देखेंगे, पीएससी ऑडिट में देख लेंगे इसको। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब तुम कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाता है ना, वो कहाँ पे अपलोड करता है, आरओसी को वगैरह। तो आरओसी वो सब किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आ जाता है। तो तुमने रिपोर्ट किसको करना है, सेक्रेटरी एमसीए को। इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम पोस्ट से भेज सकते हो, कौन से, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। लेकिन जो भी करो, जो भी करो, तुम क्या करो, प्लस तुम ईमेल कंफर्मेशन भेज दो कि भाई साहब हमने ये तुमको भेज दिया है, ईमेल कंफर्मेशन भेज दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझे क्या। तो रिपोर्ट जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये इसके ही पॉइंट है यार, ये इसके ही पॉइंट है। देखो ये 1, देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। तो अभी हमने 3 तो ऊपर देख लिए, अभी 6 नीचे के 3 देखते हैं। रिपोर्ट जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किस फॉर्म में जाएगा, एडीटी 4 में, फॉर्म एडीटी 4 में जाएगा। किसके ऊपर जाएगा, लेटर हेड के ऊपर जाएगा, ऑन ऑडिटर्स कंटेनिंग पोस्टल एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, उसका सब कुछ रहेगा उसके ऊपर। एंड साइन होना चाहिए, ऑडिटर ने साइन करेगा, उसका सील होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए। एंड शाल इंडिकेट मेंबरशिप नंबर, तो स्टैंप होना चाहिए मतलब सील होना चाहिए, साइन होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, उसका मेल, ईमेल, मोबाइल नंबर सब होना चाहिए, चलेगा, लेटर हेड पे होना चाहिए। एंड एक किसको भेजना है, सेक्रेटरी एमसीए, सेक्रेटरी एमसीए। पोजीशन क्या होता है वो सब छोड़ दो तुमको, सेक्रेटरी अभी के लिए सिर्फ याद रखो, एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो भाई साहब मजे ही मजे। इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, फॉलोड बाय ईमेल इन कंफर्मेशन फॉर द सेम। मतलब तुम पहले रजिस्टर पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, और बाद में ईमेल करके बता दो कि हमने स्पीड पोस्ट से भेज दिया है। मतलब भाई साहब क्या है देखो। अब भी स्मॉलर फ्रॉड के ऊपर आ जाते हैं, लेस देन 1 CR। तो ये बोलता है कि भाई साहब ऑडिट कमेटी जो 177 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको या फिर बोर्ड को भेज दो, कब, सेम इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। एंड स्पेसिफाई करो कुछ मैटर, कौन से, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। अप्रोक्सीमेट क्यों लिखा है, भाई साहब हो सकता है तेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, तेरे को सिर्फ पता है कि फ्रॉड हुआ है। तो बोर्ड क्या करेगा, डिस्क्लोजर देगा बोर्ड के रिपोर्ट में, ठीक है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट क्या, ईच ऑफ द फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड बट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एमसीक्यू के लिए यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। जो ऑडिट कमेटी को एंड बोर्ड को रिपोर्ट हुआ है ना, वो सारा उसने क्या करना है, उसने रिपोर्ट करना है बोर्ड रिपोर्ट में, क्या, सेम नेचर ऑफ फ्रॉड डिस्क्रिप्शन के साथ, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। तो इन्होंने साथ में सिर्फ एक पॉइंट ऐड किया है कि तुमने जो एक्शन ली है वो एक्शन भी तुम बता दो, खत्म हो गया। रिपोर्टिंग फ्रॉड प्रोटेक्ट करता है ऑडिटर को इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में किया तो ऑडिटर को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा जी, सिमिलर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू CA CMA, कॉस्ट ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर CMA एंड तुम्हारे सेक्रेटरी CS कंपनी सेक्रेटरी, उनको भी सिमिलर रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाता है। नॉन कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग कैन लीड टू पेनल्टीज, ये तीनों के लिए पेनल्टीज है। लिस्टेड कंपनी अगर है तुम्हारा तो 5 लाख एंड अदर केस में 1 लाख। ऑडिटर ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉड, कारो देख कर लेंगे हम, इसका टेंशन छोड़ दो, खत्म खत्म। क्या बात है, एक तो बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रॉड का ऐसे 240 है एंड जो सेक्शन 447 आता है कंपनी एक्ट में, वो दोनों का जो डेफिनेशन है ना वो सिमिलर है, फ्रॉड का डेफिनेशन सिमिलर है, लेकिन कुछ ग्राउंड पे वो थोड़ा डिफर करता है। कौन से ग्राउंड है, यहाँ पे ना तुम्हारा
वेदर और नॉट देयर इज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस वाला कंसेप्ट आता है। रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस क्या है, अगर इन्वेस्टिगेशन में कवर हुआ है तो इस वहाँ पे हम कवर कर लेंगे, नहीं कवर हुआ है तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपको गेन नहीं होना चाहिए था फिर भी आपको गेन हुआ है, या फिर कंपनी को लॉस होना चाहिए था, कंपनी को गेन होना चाहिए था लेकिन कंपनी को लॉस हुआ है, तो कंपनी का जो लॉस हुआ है ना वो रॉन्गफुल लॉस है, मेरे को गेन हुआ है ना वो मेरा रॉन्गफुल गेन है। तो ये रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस है या नहीं है वो नहीं देखना है, तुमको सिर्फ देखना है क्या इंटेंट है क्या इंश्योर करने का, किसको, कंपनी को, शेयर होल्डर को, क्रिएटर को या फिर अदर पर्सन को। अगर इंटेंट है ना तो भी सेक्शन 447 में उसको फ्रॉड के भाषा में उन्होंने ऐड किया है। इतनी सी बातें डिटेल में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर ऑडिटर में नॉट एबल टू डिटेक्ट सच फ्रॉड अनलेस फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं आएगा तो डिटेक्ट हो सकता है कि तुमको डिटेक्ट नहीं हुआ है। ऑडिटर शैल कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स इन so far as it relate to risk of fraud in planning performing audit procedures in audit of FS to address ROMM due to fraud। कौन सा ऐसे था, देखो याद नहीं आएगा, मतलब ऐसे याद आएगा, ऐसे 240 था तुमको ये तो याद आ जाएगा, ये तो ऊपर लिखा है, लेकिन क्या पॉइंट थे तुमको याद है क्या, कुछ कुछ याद है क्या दोस्तों? देखो मैं ट्राई करता हूँ, याद नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लो भाई साहब, भूल जाना ही है भाई साहब, याद मत लो, बस बस अभी याद आता है कि देखो हमको क्या करना है, हमको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने थे, फिर उसको रिस्पॉन्ड करना था, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना था। रिस्क असेसमेंट में हमने क्या किया था, देखो सबसे खतरनाक दो प्रोसीजर्स थे, सबसे खतरनाक दो प्रोसीजर्स कौन थे, एक था तुम्हारा इंक्वायरी एंड दूसरा तुम्हारा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इंक्वायरी तुम किसकी करोगे, इंक्वायरी करोगे तुम मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की, फिर क्या करोगे इंक्वायरी करके, इंक्वायरी करके देखोगे कि इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो अच्छे है क्या, फिर मैनेजमेंट के ऊपर टीसीडब्ल्यूजी का ओवरसाइट कैसा है, ओवरसाइट कैसा है टीसीडब्ल्यूजी का, ये चीज़ देखोगे तुम, इससे तुमको रिस्क समझ में आ जाएगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर तुमने अप्लाई किए है ना, उसमें तुमको देखेगा कुछ गड़बड़ है क्या, किधर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है क्या, और ये सब देख के तुम क्या करोगे, इंडिकेट करोगे, क्या तुमको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं क्या, इंडिकेशंस मिलते हैं क्या कि यहाँ पे पॉसिबल फ्रॉड वगैरह हो सकता है, ये तुम्हारे क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। रिस्पॉन्ड कैसे करना है तुमने, ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है तुमने, जो जिस एरिया पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है ना वहाँ पे एक अच्छे बंदे को लगा दो, पर्सनल जो है ना वहाँ पे एक अच्छा बंदा होना चाहिए, एक क्वालिटी वाला बंदा होना चाहिए, उसको सारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा जी, फिर तुम क्या करो, वहाँ पे देखो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह में कुछ कंसिस्टेंसी है क्या, एंड कुछ जगह पे अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह चेंज करी है क्या, ये सारी चीज़ें देखनी है। अरे याद नहीं आएगा तुमको, नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा क्या, जैसे 240 ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम, किधर गया मैं किधर गया, देखो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट को, इंटरनल कंट्रोल देखो एंड टीसीडब्ल्यू जो ओवरसाइट करता है, फिर देखो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंडिकेट करता है क्या कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या, उसके बाद में तुमने रिस्पॉन्स करना है, एक पर्सन को असाइन करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट किया है उसको देखना है, एंड इनकॉर्पोरेट करो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंड फिर ऑडिट प्रोसेस कैसे करना है तुमने, रिस्क असेसमेंट असर्शन लेवल पे है तो उसके लिए तुमने क्या करना है, फैप को डिज़ाइन करना है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, तुम्हारा मैनेजमेंट ओवरऑल कंट्रोल में तुम्हारे 3 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किए हैं, कौन से, एक तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री वाला पॉइंट था, उसको तुमने देखना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला पॉइंट था उसका बायस है क्या देखना है, एंड तुम्हारा आउटसाइड ओसीओबी वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए उसका क्या है बिजनेस रैशनल है क्या देखना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल था, शायद से हमने नहीं पढ़ा था, क्या था वो, मैनेजमेंट अंडर प्रेशर है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेटिंग सेल्स, सेल्स एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स को ऐसे इंक्लूड कर सकता है बाय इन्वॉइसिंग सेल्स, तो सेल्स एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऑडिटर क्या करेगा, मे डिज़ाइन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड कन्फर्म डिटेल्स ऑफ सेल्स एग्रीमेंट इंक्लूडिंग डेट एंड एनी राइट ऑफ रिटर्न एंड डिलीवरी टर्म्स, ठीक है। तो सिर्फ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में ये अमाउंट नहीं चेक करेगा, वो क्या क्या चेक कर सकता है, सेल्स का एग्रीमेंट चेक करेगा, राइट ऑफ रिटर्न चेक करेगा, डिलीवरी के टर्म्स चेक करेगा, एंड इंक्वायरीज ऑफ नॉन फाइनेंशियल पर्सनल इन एंटिटी रिगार्डिंग चेंजेस इन सेल्स एग्रीमेंट एंड डिलीवरी टर्म्स। तो जो नॉन फाइनेंशियल वाला जो बंदा है ना,
उसको तुम जाके इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे कुछ सेल के एग्रीमेंट में चेंज हुआ है क्या, डिलीवरी टर्म्स में कुछ चेंज हुआ है क्या। ये सारी चीज़ें फ्रॉड के बारे में हमने बात करी थी, तो यही बात वो करता है। इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी हमको यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ख़त्म हो गया। कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं ना उसको कवर कर लेते हैं, जैसे कि साइन वाला वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बोलता है कि देखो सेक्शन 145 एज पर सेक्शन 145 ऑडिटर शाल साइन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा जी, साइन करेंगे, हमको तो करना ही साइन। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट है क्या, जिसका कुछ एडवर्स इफेक्ट है फंक्शनिंग के ऊपर, एंड शाल बी रेड बिफोर कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड ओपन टू इंस्पेक्शन बाय मेंबर। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, साइन करता है, इतना याद रखो। आगे बढ़ो। कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अच्छा, एसएस को कंप्लाई करना है, अब तुम बताओगे हमको। ठीक है, बता, इन्होंने तो बता दिया भाई साहब कि ऑडिटर ने सारे एसए को कंप्लाई करना है। ठीक है, उसको छोड़ दो, ये तो कर लिया हमने। कुछ बचा है क्या हमारा अभी? ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए कैन इशू ऑर्डर। तो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि भाई साहब ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है तुम्हारा 143 सबसेक्शन 11। तो सबसेक्शन 11 में कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है। क्या पावर दिया है? पावर दिया है कि वो क्या करेगा, इशू कर सकता है ऑर्डर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ चाहता है कि ऊपर के जो मैटर है ना, वो मैटर छोड़ के कुछ और मैटर के ऊपर ऑडिटर ने कमेंट करना है, अगर वो चाहता है कि कुछ और मैटर पे ऑडिटर ने कमेंट करना है, तो वो इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन कंसल्टेशन विथ एनएफआरए वो ऑर्डर इशू कर सकता है। अच्छा जी, इतनी सी बात है। एंड ऊपर क्या बोला है? एंड ऊपर बोला है कि as per section 143 for any where any of the matter required to be included in audit report is answered in negative और with qualification, तो उसका रीज़न देना है तुमने। तो मतलब क्या कि कोई भी मैटर में अगर तुम्हारा नेगेटिव कमेंट जा रहा है, क्वालिफिकेशन जा रहा है ना, तो उसका रीज़न क्यों है वो, उसका रीज़न तुमको देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन वगैरह याद रखने की ज़रूरत है क्या? देखो 2-3 सेक्शन याद रख लो, सिर्फ कौन से हो सकता है तो रख लो, नहीं तो नहीं। इंक्वायरी का 143 का पहला ही सेक्शन है, सब सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1। इसका याद रखो भाई, इसका याद रख लो। क्या 143 सबसेक्शन 3 किसका है? ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। 143 सबसेक्शन 3 याद रख लो। 143 सबसेक्शन 12 भी याद हो सकता है तो रख लो, तो दो तो याद रख लो। 143 सबसेक्शन 3 किसका है? ऑडिट रिपोर्ट की ड्यूटी का है। एंड 143 सबसेक्शन 12 किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, इतने दो सेक्शन याद रहते तो रख लो, बाकी सेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड का याद रख लो, 123, 1-2-3 रुपये का डिविडेंड आता है, इसके लिए 123। एंड मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन का 197 याद होता है तो रख लो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लिख सकते हो तुम, इतना आसान सी बात है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, एक बार देख ले क्या फटाफट। वैसे तो बहुत टाइम दे दिया, इसका इतना मतलब नहीं बनता है इतना टाइम देने का, लेकिन क्या पता यार 5-10 मार्क, अगर 5 मार्क के लिए आ जाए तो भाई साहब 1-1.5 घंटा देखे कुछ टेंशन नहीं है ना भाई साहब। तो लोन्स एडवांसेस वो छोड़ दो, अभी कुछ नई कंसेप्ट वाली बात थी। इंक्वायरी करनी है सर्टन मैटर्स के ऊपर, कौन से? लोन्स एडवांसेस, शेयर्स, एंड बाकी दो चीज़ें थी। लोन्स एंड एडवांसेस में दो चीज़ें देखनी है क्या? एसपीडी, एसपी एक तो सिक्योर है अच्छे से, एंड प्रीजुडिशियल नहीं है क्या? टर्म्स प्रीजुडिशियल नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए या फिर मेंबर के इंटरेस्ट के लिए। फिर डी से क्या? मिस क्लासीफाई नहीं हुआ है एज ए डिपॉजिट्स। शेयर्स जो है ना लॉस पे नहीं बेचे है, कैश में है तो कैश आया है। ठीक है, एंड पर्सनल एक्सपेंसेस थे एंड बैंक एंट्री थे। पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू को चार्ज नहीं किए हैं, एंड सॉरी बैंक एंट्री नहीं, बुक एंट्री। बुक एंट्री मतलब क्या? इंटरेस्ट से एडजस्टमेंट किया है, तो उसके भी टर्म्स प्रीजुडिशियल नहीं है। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग के लिए हमने देखा था, एक तो ऑडिट रिपोर्ट है, एफएस के ऊपर जाता है, तो एफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है। उसमें क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखना है कि वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्री करता है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना है कि लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बने हैं एंड मेंटेन किए हैं अच्छे से। अगर क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क है, तो उसको तुम बताओ। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, तो ट्रांजेक्शन प्रीजुडिशियल है। अच्छा जी, फिर हम गए थे कहाँ पे? हम गए थे कुछ और ही मैटर है, तो तुमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली है ऑडिट करने के लिए। ब्रांच की इन्फॉर्मेशन मिली है, ब्रांच के रिपोर्ट्स भी मिले हैं तुमको, ऑडिट रिपोर्ट ये बात आती है। फिर तुम्हारा क्या था? तुम्हारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है 164 सबसेक्शन 2 में, एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल आईएफसी का जो रिपोर्टिंग आता है उसमें तुमने देखना है स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग 25 CR से कम है। फिर अदर मैटर थे जिसमें तुम्हारा पेंडिंग लिटिगेशन है, तो उसका इम्पैक्ट डिस्क्लोज करो।
प्रोविज़न है तो प्रोविज़न मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस के लिए करनी चाहिए। फिर आईपीएफ था, आईपीएफ में डिले है या फिर अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की है। डिविडेंड है 1 to 3 के साथ कंप्लाई करता है। रेम्यूनरेशन है 197 के साथ कंप्लाई करता है। इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन से कुछ, जैसे कि तुम्हारा ए कंपनी बी सी, एक तुम कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो विथ अंडरस्टैंडिंग दैट बी कंपनी सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, जो तुम्हारे कहने पे करेगी, और सी कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। या फिर फंडिंग पार्टी जो है तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तुमने फंड्स को रिसीव किया है एंड तुमने सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है किसके, फंडिंग पार्टी के कहने पे, और सी कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। एंड 1 and 2 अबव में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ये तुमने बात करी थी, ये हमने बात करी थी कहाँ पे, रिपोर्टिंग में। फिर हमने फ्रॉड के बारे में बात करी थी, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले बोर्ड ऑडिट कमेटी को बताएगा इमीडिएटली, बट नॉट लेटर देन 2 दिन से ज़्यादा नहीं। उसमें क्या बताएगा, फ्रॉड अमाउंट डिस्क्रिप्शन, फ्रॉड नेचर डिस्क्रिप्शन अमाउंट किसने किया है। फिर उसका रिप्लाई का वेट करेगा 45 डेज तक, तो रिप्लाई आता है या फिर नहीं आता है, दोनों केस में रिपोर्ट तो करेगा कब, 15 डेज में। 15 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई करेगा। 15 डेज कब से, अगर रिप्लाई आता है तो रिप्लाई के आने से 15 डेज, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो 45 डेज जब खत्म होते हैं तब से 15 डेज। रिप्लाई आता है तो तुमने क्या, तुम्हारा रिपोर्ट जाएगा, रिप्लाई जाएगा एंड रिप्लाई के ऊपर तुम्हारे कमेंट जाएंगे। रिप्लाई नहीं आता है तो तुम्हारा रिपोर्ट तो जाना ही है। ये बता दो कि तुमने रिपोर्ट भेजा था, इसका रिस्पॉन्स नहीं आया है, उसके रिटर्न में कुछ नहीं आया है, इतनी बात आती है। 1 करोड़ से कम है तो वही बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी 2 दिन तक तो तुमने भेजना ही है। वही फ्रॉड नेचर डिस्क्रिप्शन अमाउंट एंड पार्टी इन्वॉल्व तो भेजना ही है। लेकिन ये जो बोर्ड रिपोर्ट है ना, उसमें ये सारी चीज़ें जानी चाहिए, कंपनी का जिम्मेदारी है। एंड उसके साथ में वो सारी चीज़ें जाने दो जो ऑडिटर ने कंपनी को बताई है, साथ में रेमेडियल एक्शन जो लिया है वो भी जाने दो। अभी ऑडिटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा उसमें क्या क्या चीज़ें भेजेगा, देखो। एक तो फॉर्म ऑडिट एडीटी4 ऑडिटर का फॉर्म जो है ना वो 4, ठीक है। तो एडीटी4 में वो तुम सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बता दो। लेटर हेड पे जाएगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइन जाएगा तुम्हारा, सील जाएगा तुम्हारा, साइन स्टैम्प जाएगा एंड मेंबरशिप नंबर जाएगा। कैसे भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या फिर स्पीड पोस्ट से भेजो, लेकिन साथ में ईमेल कंफर्मेशन जाना चाहिए। एंड किसको भेजना है, सेक्रेटरी, एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी को भेजना है। समझ गए क्या मामू, ठीक है। नोट से एक बार करते हैं फटाफट, क्योंकि कंफर्ट आ जाएगा नोट्स के ऊपर। ठीक है, देखो लोन्स एडवांसेस के बारे में 2 बातें थी, एक सिक्योर है, प्रीजुडिशियल है। लोन्स एडवांसेस जो है मिसक्लासिफाइड डिपॉजिट्स है। फिर हमने बात करी थी शेयर्स, तो शेयर्स एक तो है अलॉटेड फॉर कैश, तो कैश आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जो बुक्स में जो पोजीशन है वो करेक्ट है, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं है। शेयर्स डिबेंचर जो है ना, उसको तुमने परचेस प्राइस से कम में बेचा नहीं है, तुम अगर अदर देन बैंकिंग कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। फिर हमने देखा था क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना, रेवेन्यू को चार्ज नहीं किए है। फिर बुक एंट्रीज के बारे में हमने बात करी थी, कहाँ पे गया, बुक एंट्री जो है ना प्री जुडिशियल नहीं है, ये सारी बातें करी थी। फिर हमने बोला था जब तुमको कुछ गड़बड़ आए ना तभी रिपोर्ट करना है, तुमको सिर्फ इंक्वायरी करनी है ऊपर के मैटर के ऊपर। फिर साइन करना है, वो तो बात आती है। एएस को फॉलो करना है, एएस नहीं है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग नहीं है, एएस को फॉलो करना है। ड्यूटी टू रिपोर्ट में हमने सारी चीज़ें देख ली है। अभी क्या क्या है, एफएस आता है, एफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में एग्री करता है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हमने देखा था कि लॉ के हिसाब से मेंटेन किया है। एंड मेंटेनेंस में तुम्हारे कुछ एडवर्स रिमार्क क्वालिफिकेशन है क्या, तुमको समझ रहा है कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। एक तो एफएस कंप्लाई करता है, फिर बुक्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना लॉ के हिसाब से बनाए हैं। फिर हमने बात करी थी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, उसमें तुम्हारा क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है क्या, तो ये तो बात हमने की थी। फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स किधर गए, अरे किधर गए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको फ्लो में क्यों नहीं डाला है, क्योंकि ये लॉ है तो उसके क्लॉजेस है, उस क्लॉजेस के हिसाब से रखा है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अगर एडवर्स इफेक्ट है तो ऑब्जर्वेशन कमेंट्स, ये बातें आती है। फिर हमने देखा था सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन, तो ऑल इन्फॉर्मेशन तुमको मिली है। फिर क्या था, ब्रांचेस के रिपोर्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ एनी ब्रांचेस, तो उसका रिपोर्ट्स। फिर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है क्या, फिर एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सारे पॉइंट ऊपर के कवर कर लिए। फिर हमने कितना कचरा किया है देखो तुम्हारे लिए।
फिर अदर मैटर में तुमने क्या करना है, एक तो पेंडिंग लिटिगेशन आएगा, फिर प्रोविज़न करना है, फिर IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वो आएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद में हमने डिविडेंड की बात करी थी। फिर एक पॉइंट उधर भी भूल गए थे हम, कौन सा पॉइंट, ऑडिट ट्रेल का पॉइंट, ऑडिट ट्रेल। फिर हमने 197 में रेम्यूनरेशन दिया था। फिर इंटरमीडियरी ट्रांजेक्शन्स की अभी बात करी थी। कंपनी है तुम्हारा इधर है, कंपनी है इन्वेस्ट करता है इंटरमीडियरी में और अल्टीमेट बेनिफिशियरी को फंड पहुँचते हैं। फंडिंग पार्टी कंपनी को पैसा देता है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसे पहुँच जाते हैं। फिर रिपोर्ट करना है तो 143 सबसेक्शन 12, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड है तो 2 दिन में सबसे पहले बोर्ड को बताओ, रिप्लाई मांगो 45 डेज़ में, गवर्नमेंट को बताओ 15 डेज़ में, एंड 45 डेज़ में नहीं आता है तो भी गवर्नमेंट को बता दो। ADT 4 में जाएगा, लेटर हेड के ऊपर जाएगा, मेंबरशिप नंबर, सील, सिग्नेचर सब जाएगा, सेक्रेटरी को जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, एंड ईमेल भी जाएगा कन्फर्मेशन में। स्मॉल लेवल का फ्रॉड है 1 करोड़ से कम वाला तो बोर्ड को जाएगा, 2 दिन के अंदर जाएगा। ये सारी चीज़ें आती है। फिर बोर्ड क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा बोर्ड्स के रिपोर्ट्स में। इसमें क्या जाएगा तुम्हारा, ये सारी चीज़ें प्लस रेमेडियल एक्शन भी जाएगा। फिर अदर पॉइंट में क्या था तुम्हारा, CA CMA सबको एप्लीकेबल है एंड पेनल्टी तुम्हारा 5 लाख एंड 1 लाख का है। फिर बाकी फालतू की चीज़ें थी। फिर तुम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो NFRA के कंसल्टेशन में ऑर्डर इशू कर सकता है। एंड जहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव कमेंट है ना, किधर गया, हाँ नेगेटिव और क्वालिफिकेशन है ना, तो वहाँ पे तुमको रीज़न भी देने का है। बस बहुत हो गया। इसको इतना जो है ना, इतना बहुत सर के ऊपर से पानी इतना बहुत हो गया। अब इसको ख़त्म करेंगे, बाद में नए ओपन करेंगे, सिर्फ ऊपर से देखने के लिए बाद में ओपन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।